वैसे आज तुम और शाओचन कहाँ गए थे? नीचे डाइनिंग टेबल पर मू शुआन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पेशवेरों के सामने कुछ बोले। सब अपने अपने कमरों में चले गए तो वो छुपकर मू यूवे के पास पहुंचा। उसे दिलासा देने के बाद उसने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। जब भी मेरा नाम आता मू यूवे का खून खौल जाता था। उसे लगता था कि ये सगा भाई उसकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी करने आया है। पर मू शुआन के सामने उसने किसी तरह शांत होकर उसे पूरी बात बताई। लेकिन इसके बाद मैं कहाँ गया और मैंने क्या किया, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। ये सुनकर मू एक्स शान की भौहें सिकुड़ गईं। मू यूवे की तो बात ही छोड़ो, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कैसी जगह थी। उनके जैसे हाई क्लास लोगों के लिए वो हमेशा एक्सपेंसिव और हाई एंड जगहों पर ही जाते थे, तो ऐसी पुरानी और टूटी फूटी जगह पर जाने का तो वो सोच भी नहीं सकते थे। उसने काफी देर तक सोचने की कोशिश की पर उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने सोचना बंद कर दिया। अपने कमरे में वापस आने के बाद पता नहीं क्यों उसका दिमाग इसी बात पर अटका हुआ था। तभी जांग यान का फोन आया और दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। अपने दोस्त के घर आने की बात सोचकर उसने बातों बातों में जांग यान से थोड़ी शिकायत कर दी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सुनते ही जांग यान डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ेगा। क्या वो वन यीमो के घर गया था? जैसे ही उसने वन यीमो का नाम सुना, मू जुआन का पूरा शरीर कांप गया और उसने अपने हाथ में पकड़े फोन को कसकर जकड़ लिया। वो वन यीमो के घर क्यों गया था? वो तो उसे जानता भी नहीं। जांग यान ने अपने दांत पीसे और उसके पास सच बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उसने उस दिन की पूरी कहानी सुना दी। ये सुनते ही मू इक्शवान के होश उड़ गए और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि उस दिन जांग यान भी वहां मौजूद था। ए यान, क्या तुमने? मू शुआन का गला सूखने लगा था। ये सवाल पूछते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसका दिमाग तेज दौड़ने लगा कि अगर वो सच में इस मामले में फंस गया तो वो क्या करेगा। भले ही उस दिन वो खुद वहां मौजूद नहीं था, पर बुली करने वाली सारी बातें उस लड़की के पेरेंट्स पहले ही वायरल कर चुके थे। अगर पुलिस ने डीप इन्वेस्टिगेशन की तो, लेकिन फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपने मन को तसल्ली देने लगा। मू शुआन अपने पास्ट के सारे कर्मों को याद करने लगा कि कहीं उसने कोई ऐसा क्लू या प्रूफ तो नहीं छोड़ दिया जिससे वो पकड़ा जाए। एक जुआन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जांग यान काफी देर से बोल रहा था, पर कोई रिप्लाई न मिलने पर उसने अजीब नजरों से पूछा। मू एक्स जुआन होश में आया, उसने खुद को संभाला और कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। ए यान, इस मामले में तुम्हारा क्या प्लान है? वेन यीमो के पेरेंट्स इस केस को आसानी से बंद करने के मूड में नहीं है। अगर वो लोग, जांग यान ने उसकी बात बीच में ही काट दी, कुछ नहीं होगा। चाहे हमारा स्कूल हो या हमारे पेरेंट्स, कोई भी इस मामले को बड़ा नहीं करना चाहता। एंड में बस यही होगा कि कुछ लड़कों को आगे कर दिया जाएगा। वो अपनी गलती मान लेंगे, माफी मांग लेंगे और थोड़े पैसे दे देंगे, बस बात खत्म। और वैसे भी ये सब तो उन कॉलेज स्टूडेंट्स ने किया था, हमने तो कुछ खास नहीं किया। उनके पेरेंट्स की तो बात ही छोड़ो, स्कूल को भी अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। मू शुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे अंदर से लग रहा था कि मामला इतना सिंपल नहीं है। जहां तक मॉल के सर्वेलेंस फुटेज की बात थी, जांग यान को कोई टेंशन नहीं थी। उसे बहुत पहले ही डिलीट करवा दिया गया था। पुलिस को कुछ नहीं मिलने वाला था। उसके दांत के माल के मालिक के साथ अच्छे रिलेशंस थे। सीटीवी फुटेज क्लियर करवाना बस एक फोन कॉल का काम था, और अगर ऐसा ना भी होता तो भी इस सिटी में जांग फैमिली से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुझे बस इस बात की टेंशन है कि मू चन क्या जानता है। उस दिन जब मैं कॉरिडोर में घबराकर भाग रहा था, उसने मुझे जिस तरह देखा, और कल जब उसने मुझे अपने घर बुलाकर जो बातें कही, ऐसा लग रहा है जैसे उसे पूरा यकीन हो। और यही असली रीजन था कि जांग यान इतने दिनों से परेशान चल रहा था। यहाँ तक कि मू शुआन के सामने भी वो खुलकर सब कुछ नहीं बोल पा रहा था। जांग यान की बातें सुनकर मू शुआन को तुरंत वो बातें याद आ गईं जो मैंने न्यूज देखते टाइम उससे कही थी। उसका मासूम चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हो सकता है उसने सच में सब कुछ देखा हो। भले ही उसने चेहरों को ढंग से नोटिस न किया हो, पर उसने उन लड़कों को बुली करते हुए जरूर देखा होगा। अगर उसने ये बात बाहर किसी को बता दी तो इसके रिजल्ट के बारे में सोचकर मूक स्वान से अब और बैठा नहीं जा रहा था। उसने खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश की। यान मू चेन हाईली लाइकली वास्तव में कुछ देखा हो। उस दिन उसने मुझसे डायरेक्ट पूछा था कि क्या मैं वेन यीमो के मामले में शामिल हूँ, पर अच्छी बात यह है कि उसने अभी तक मॉम डैड को कुछ नहीं बताया है। तुम जल्दी से कोई तरीका निकालो और बाकी लड़कों को इन्फॉर्म करो। उन्हें बोलो कि अब वो अपना अपना देख ले। मू शुआन की बातों ने जांग यान को और भी ज्यादा डरा दिया। उसने जल्दी से फोन रखा और अपने बाकी दोस्तों को कॉल मिलाने लगा। मू शुआन अपने दांत भींचकर बैठ गया। उसे अपने पास्ट के डिसीजंस पर थोड़ा पछतावा होने लगा था। वेन यीमो ने उस बेचारे की मदद की तो करने देते ना, वो एक बार मदद कर सकती थी, बार बार तो नहीं। उन लड़कों को उससे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? उस टाइम उसे बस उस लड़की का वो एटीट्यूड, उसका वो स्टाइल बहुत खटक रहा, जैसे वो कोई न्याय की मसीहा हो और वो सब विलन हो। इसी वजह से उसने अपने दोस्तों को थोड़ा भड़का दिया था। शुरुआत में वो बस उसे एक छोटा सा सबक सिखाना चाहता था ताकि वो फ्यूचर में दूसरों के मामलों में टांग न अड़ाए, पर उसे आइडिया नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ये सब सोचते हुए वो मन ही मन उन लड़कों को भी दोष दे रहा था। मैंने तो बस थोड़ा सा बदला लेने को कहा था, पर वो लोग तो पागल ही हो गए। वो लगातार वेन यीमो के
उसके पीछे पड़े थे क्योंकि वो कमजोर थी। अब देखो क्या हो गया, उन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। और वो वेन यीमो भी, अगर उसने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें इंटरनेट पर डालने की धमकी न दी होती तो वो भी ऐसा कुछ नहीं करता। मुख शुआन मेरे बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि हो सकता है मैंने मॉल में कुछ देखा हो, पर मुझे पूरी कहानी का तो बिल्कुल पता नहीं होगा। उसे तो मोबाइल फोन यूज करना भी नहीं आता, उसे क्या ही पता होगा। उसकी ये सोच बहुत खूबसूरत थी, पर रियलिटी बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। तीसरे दिन इंटरनेट पर हर तरफ सिर्फ यही न्यूज चल रही थी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो सीसीटीवी फुटेज जिन्हें बहुत पहले ही डिलीट कर दिया गया, वो सारे वीडियोस अचानक इंटरनेट पर लीक हो गए थे। यहाँ तक कि पहले जो उन्होंने वेनीमो को टॉर्चर और बुली किया था, वो सारे सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आ चुके थे। जब वो सीढ़ियों से नीचे आया तो उसने देखा कि मैं हमेशा की तरह सोफा पर बैठकर मजे से टीवी देख रहा हूँ और न्यूज में वही केस चल रहा था। स्क्रीन पर वो सारे पुराने सीन्स देखकर उसकी सांसें अटक गई। मुंह एक स्वान का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। तभी पेशवेरो उसके पास आई, उसे सीढ़ियों के सहारे खड़े और उसका चेहरा सफेद पड़ते देख उसने पूछा, शाओ शुआन क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है? उसकी आवाज सुनकर मेरा ध्यान भी उस तरफ गया। मैंने मुड़कर देखा और मेरी आंखें सीधा मुंह एक्स की डरी हुई नजरों से टकराईं। कुछ याद करते हुए मैंने एक बहुत ही डीप स्माइल की। मॉम आपसे कुछ पूछ रही है। मुंह शुआन, मॉम मैं ठीक हूँ। हाँ। पेजुएरो ने उसे बहुत अजीब नजरों से देखा। फिर जब उसने नोटिस किया कि मैं कौन सी न्यूज देख रहा हूँ तो उसने मुझसे प्यार से पूछा, शाओचन तुम इस न्यूज पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? कोई खास बात है क्या? मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब दिया, आप और डैड मुझे उसी स्कूल में भेजने का प्लान कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उस स्कूल के माहौल और वहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये सुनते ही पेशवेरो का पूरा शरीर कांप गया और उसे अचानक एक बहुत बड़ी बात समझ आई। हाँ बिल्कुल सही कहा, इस स्कूल के स्टूडेंट्स बाहर के लोगों के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो स्कूल के अंदर बाकी क्लासमेट्स का क्या हाल होता होगा। शाओचन को ऐसे स्कूल में पढ़ने भेजने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। पेगजेरो ने तो आगे सोचने से ही मना कर दिया। दाड़ अभी घर से बाहर निकले ही थे कि वो तुरंत फोन मिलाने चली गई। नहीं तुम इस स्कूल में बिल्कुल नहीं जाओगे, और शौक स्वान तुम्हें भी स्कूल चेंज करना पड़ेगा। जहाँ बच्चों की सेफ्टी की ही कोई गारंटी नहीं है वहाँ पढ़ने का क्या मतलब? मैं तुम दोनों का स्कूल चेंज करवाती हूँ। मुंह शुआन एकदम ब्लैंक हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक स्कूल चेंज करने की बात कहां से आ गई। उसने कभी सपने में भी स्कूल बदलने का नहीं सोचा था। वो अब स्कूल के माहौल में सेटल हो चुका था। वहां उसके दोस्त थे, उसका अपना सोशल सर्कल था, और सबसे बड़ी बात हाई स्कूल का थर्ड ईयर आधा खत्म हो चुका था। ऐसे टाइम पर स्कूल चेंज किया तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैसे क्लियर होगा? मूक शुआन कुछ बोलना चाहता था, पर उसे पता था कि इस वक्त मॉम को मनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने अपनी नजरें मुझ पर टिका दी, इस उम्मीद में कि मैं कुछ बोलकर मॉम को समझाऊंगा। पर जहां तक मेरा सवाल था, मुझे क्या फर्क पड़ता था कि मैं किस स्कूल में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। मूक शुआन बस लाचार होकर अपनी मॉम को फोन मिलाते हुए देखता रहा। वेन यीमो के केस का वीडियो लीक होने के बाद हर तरफ से एक्शन बहुत फास्ट लिया गया। स्कूल ने तुरंत सामने आके पब्लिक से माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो स्टूडेंट्स की मॉरल एजुकेशन पर ध्यान देंगे। मिल्क टी शॉप का मालिक भी कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहा था। शामिल होने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सामने आके माफी मांगी और कैमरे के सामने उनके आंख नाक से आंसू बह रहे थे। मैं साफ देख सकता था कि जब वो ये सब बोल रहे थे तो ऊपर ऊपर से तो बहुत गिल्टी और जेन्युइन लग रहे थे, पर उनकी आंखों के पीछे साफ दिख रहा था कि उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है, बल्कि वो अंदर ही अंदर बहुत चिढ़े हुए और गुस्से में थे। और जाहिर है वो गुस्सा उन लोगों पर था जिन्होंने उन्हें ये सब करने पर मजबूर किया था। उनके लिए ये सब बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उनके हाई सोसाइटी के रुतबे के सामने वेन यीमो की जान की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ उनकी इज्जत इंपॉर्टेंट थी। वेन यीमो जब जिंदा थी तो उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा, दर्द और एक गहरी नासमझी थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर क्या गलत किया था। क्या एक कमजोर की मदद करना, अपनी अच्छाई और इंसाफ के लिए खड़े होना कोई गुनाह है? उसने तो बस एक छोटी सी हेल्प की थी, पर बदले में उन लोगों ने बिना किसी वजह के उसे बुली करना शुरू कर दिया। वो लड़के अपनी फैमिली पावर के दम पर उस पर प्रेशर बनाते रहे और उसकी शांत लाइफ को पूरी तरह तबाह कर दिया। उस दिन मॉल में हुई उस बहस के दौरान वो गलती से अपर फ्लोर से नीचे गिर गई और एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो गया। और अब वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है और वो सबसे एक और चांस मांग रहे हैं। पर उस बेचारी लड़की को चांस कौन देगा? उन्होंने तो उसे कभी कोई चांस नहीं दिया था। ये सोचते ही वेन यीमो का दबा हुआ गुस्सा और रेजेंटमेंट इतनी तेजी से बढ़ा कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। कमरे का टेम्परेचर अचानक बहुत। मैंने ऊपर की तरफ हिलते हुए झूमर को देखा और तुरंत उसकी फीलिंग्स को शांत करने के लिए बोला, मैं तुम्हें खुद उनसे अपना बदला लेने का मौका दूंगा। मेरी बात सुनते ही जैसे कमरे के माहौल पर किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो, सारी हलचल तुरंत रुक गई। मैं खुद उनसे बदला लूं, पर ये कैसे पॉसिबल है? मैं उनके पास जा ही नहीं पा रही हूँ। वेन यीमो ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो खुद अपना बदला लेना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों वो उनके करीब नहीं
नहीं जा पा रही थी। वो सिर्फ दूर से उन्हें देख सकती थी। जैसे ही वो उनके पास जाने की कोशिश करती, कोई चीज उसे रोक देती थी, वरना तो उसने कब का उन लड़कों के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने इतने गलत काम किए हैं, तो अगर रात को उनके दरवाजे पर कोई भूत दस्तक दे तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। मैंने बहुत शांत होकर कहा। सच में अपने कर्मों की वजह से वो लड़के बहुत डरे हुए थे। वेन यीमो की मौत के बाद उनमें से कुछ तो इतने सहम गए थे कि उन्होंने सुरक्षा के लिए ताबीज पहन लिए थे। खास तौर पर वो लड़का जिसकी वजह से वो नीचे गिरी थी। भले ही वो ऊपर ऊपर से दिखा रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से वो बहुत गिल्टी था। इसलिए वो हमेशा एक सिद्ध की हुई ब्लेसेड जेड चेन अपने साथ रखता था। वेन यीमो अपनी लाइफ में बहुत ही शांत और स्वीट लड़की थी, तो मरने के बाद वो तुरंत कोई खतरनाक इविल स्पिरिट चुड़ैल नहीं बन सकती थी। इसलिए अगर वो उन लड़कों के पास नहीं जा पा रही थी तो ये नॉर्मल बात थी, पर मेरे सामने इन सब चीजों की कोई औकात नहीं थी। वेन यीमो के अंदर जैसे फिर से जान आ गई। अगर ऐसा हो सकता है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, तुम सीधे उन पर हमला करके उन्हें जान से नहीं मार सकती। कभी कभी मौत सजा नहीं होती, बल्कि तकलीफों से आजादी होती है। अगर तुमने अपने हाथों किसी की जान ली तो तुम कभी दोबारा जन्म रीबर्थ नहीं ले पाओगी। मैंने बहुत ही सीरियस होकर उसे समझाया। वेन यीमो एक बहुत ही अच्छी और नेक लड़की थी, जिसे हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद था, पर किस्मत के खेल की वजह से उसके साथ ये हादसा हो गया। अगर तो उसका अगला जन्म बहुत ही खूबसूरत होता, पर अगर उसने अपने हाथों किसी का खून कर दिया तो उसकी पूरी लाइफ और उसका फ्यूचर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इन बुरे लोगों के चक्कर में अपनी अगली हैप्पी लाइफ को दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं था। वेन जीमो ने अपने होठ चबाए, वो अंदर से थोड़ी तैयार नहीं थी, पर कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं उनकी जान नहीं लूंगी, पर मैं उन्हें हमेशा के लिए एक ऐसे डर के साए में रखूंगी जहां से वो कभी बाहर ना निकल पाए। मैंने एक चमकता हुआ आमुलेट मंत्र हवा में छोड़ा। वो धीरे धीरे वेन यीमो की बॉडी में गया और गायब हो गया। वेन यीमो को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, पर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सोल में एक बहुत बड़ी पावर आ रही हो। उसे अचानक बहुत एनर्जेटिक फील होने लगा। जाओ अब, पर याद रखना, आराम से काम करना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जो तुमसे हैंडल ना हो तो बस मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं जो दूसरों को कमजोर समझकर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, पर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। जैसे इंटरनेट पर उसके लिए आवाज उठाने वाले लोग, और बिल्कुल मेरी तरह जिनका उससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो उसकी मदद के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। अब जब मैंने उसे जाने की परमिशन दे दी थी, वो एक सेकंड भी वहां नहीं रुकना चाहती थी और तुरंत मेरे कमरे से गायब हो गई। उसके गिरने से लेकर इस मामले के वायरल होने तक सिर्फ कुछ ही दिन बीते थे। शुरुआत में वो लड़का सच में बहुत डरा हुआ था। आखिरकार एक जान गई थी, पर उसका वो डर बहुत जल्दी गायब हो गया और वो फिर से लापरवाह हो गया। हाई सोसाइटी के अमीर घरों में पले बड़े बच्चों का माहौल और उनकी एजुकेशन उन्हें एक बहुत ही गलत सोच दे देती है। उन्हें लगता है कि वो दूसरों से बहुत ऊपर है और ये नॉर्मल लोग उनके सामने बहुत नीची जात के। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पैसे से सॉल्व ना हो सके, और अगर पैसे से काम न चले तो पावर, रुतबा तो है ही। जांग यान वो इंसान नहीं थी जिसने उसे धक्का दिया था, पर उस दिन मॉल में वो भी वेन यीमो को बुली और आइसोलेट करने में पूरी तरह शामिल थी। जांग यान के लिए ये पिछले कुछ दिन बहुत खराब बीते थे। उसे अभी अभी मू इक्सवान से ये न्यूज पता चली थी, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मामला पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब उसने ये बात अपने मॉम डैड को बताई तो जाहिर है उसे बहुत डांट पड़ी, पर डांट खाने के बाद उसका मन थोड़ा शांत हो गया। भले ही उसके मॉम डैड ने उसे बहुत डांटा था, पर वो उसे ऐसे ही फंसने नहीं दे सकते थे। जांग फैमिली के पावर और स्टेटस के सामने उसे इस पूरे मामले से साफ साफ बाहर निकालना बहुत ही इजी काम था। इसलिए जांग यान को अब कोई टेंशन नहीं थी। उसने सोच लिया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्कूल ही तो चेंज करना पड़ेगा ना। हाई सिटी में और भी बहुत से अच्छे स्कूल्स हैं, उसे कहीं भी आराम से एडमिशन मिल जाएगा। वो अपने बेड पर आराम से लेटी हुई थी और अपने फोन में एक कॉमेडी शो देख रही थी। वो बीच बार में जोर जोर से हंस रही थी। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि बाहर इतनी बड़ी आफत आई हुई है। वेन यीमो जब तैरती हुई उसके कमरे में आई तो उसने यही नजारा देखा, और उसे देखते ही उसका गुस्सा सीधे 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखो, इन लोगों के मन में जरा सा भी पछतावा नहीं है। ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। इनके लिए उन जैसे नॉर्मल लोगों की जान की कीमत एक कुत्ते बिल्ली से भी कम है। वेन यीमो का गुस्सा जांग यान अचानक हुई इस हलचल से डर गई। उसने ऊपर छत पर हिलते हुए झूमर को देखा और बड़बड़ाई, क्या हुआ ये? क्या लाइट खराब हो गई है? वो कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर जब झूमर नॉर्मल हुआ तो उसने ध्यान हटा दिया, पर जैसे ही उसका फोकस वापस अपने फोन पर गया, कमरे की लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगी और हवा में शॉर्ट सर्किट की आवाज आने लगी। उसने अभी भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। वो मुंह बनाते हुए बेड से नीचे उतरी ताकि लाइट का स्विच चेक कर सके, पर जैसे ही उसने स्विच को हाथ लगाया, उसके डर के मारे पसीने छूट गए। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे की सारी खिड़कियां बंद होने के बाद भी कमरे में तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। उसे एक बहुत ही अजीब और कम कपाने वाली ठंड महसूस होने लगी। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अचानक वेन यीमो का चेहरा आ गया और उसका पूरा रंग उड़ गया। वो तुरंत
पीछे मुड़ी ताकि दरवाजा खोलकर बाहर भाग सके, पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो दरवाजा जो अभी तक बिल्कुल ठीक था अब हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरवाजा खोलो, कोई है क्या? प्लीज मुझे बचाओ, कोई आओ। जांग यान अपने अंदर का डर कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी और ऊपर से रात का टाइम था। जांग फैमिली के विला में सो रहे बाकी लोगों की धड़कनें तेज हो गई। वो सब घबराकर उसके कमरे की तरफ भागे। उसके दाद ने बाहर से दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। जांग यान, क्या हुआ अंदर? दरवाजा खोलो, तुम कमरे में क्या कर रही हो? यहाँ भूत। दाद, प्लीज मुझे बचाओ। जंग यान कांपती आवाज में रोते हुए दरवाजे को पीट रही थी। उसकी आवाज का वो डर दरवाजे के बाहर खड़े लोगों को साफ महसूस हो रहा था। क्या बकवास है, शांत हो जाओ, इस दुनिया में कोई भूत वूत नहीं होता, तुम खुद को फालतू में डरा रही हो सकता है दरवाजे का लॉक अटक गया हो, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, मैं किसी को बोलकर चाबी मंगवाता हूँ। उसके दाद ने ये कहते हुए उसकी मॉम की तरफ देखा। दोनों के दिमाग में अचानक बाहर चल रहा वो केस आ गया। दाद का एक्सप्रेशन थोड़ा खराब हो गया। उन्हें अपनी बेटी पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। पक्का इसके मन में चोर है, इसलिए ये खुद ही डर कर ऐसे नाटक कर रही है। अच्छा हुआ कि जियांग फैमिली का ये विला एक आइसोलेटेड एरिया में था और आसपास कोई दूसरा घर नहीं था, वरना अगर वो ऐसे चिल्लाती तो पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो जाते। नौकर जल्दी से चाबी लेकर आ गया, पर वो चाबी को लॉक में जितना भी घुमाने की कोशिश कर रहा था, लॉक खुल ही नहीं रहा था। कमरे के अंदर से जांग यान के चिल्लाने की आवाजें लगातार आ रही थी और साथ ही कांच के टूटने की बहुत तेज आवाजें भी आ रही थी, जैसे कोई चीजें उठाकर पटक रहा हो। और फिर एक बहुत बड़े धमाके के साथ वो दरवाजा जो इतनी देर से बंद था अपने आप खुल गया। जियांग फैमिली के लोग तुरंत कमरे के अंदर भागे, पर अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वो लग्जरी और महंगा कमरा पूरी तरह से तबाह हो चुका था। सारे एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ वहाँ टूटे पड़े। बेडसाइड लैंप का कवर टेढ़ा होकर लटका हुआ था और महंगे पर्दे फटे हुए हालत में बिखरे पड़े थे। छत पर लगा वो क्रिस्टल शैंडिलियर नीचे गिर चुका था और उसके कांच के टुकड़े पूरे कमरे में फैले हुए थे। यहाँ तक कि फ्लोर का कारपेट भी एक तरफ से उखड़ चुका था। जांग फैमिली के सब लोग एकदम ब्लैंक होकर खड़े रह गए। जब उन्होंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो नोटिस किया कि जांग यान दरवाजे के पीछे बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से लगातार ठंडा पसीना बह रहा था। सबने जल्दी जल्दी उसे उठाया और तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बहुत ही अजीब एक्सप्रेशंस के साथ, यंग मास्टर जियांग बहुत बुरी तरह डर गई हैं। क्या उनके साथ कोई बहुत भयानक हादसा हुआ है? जांग फैमिली के लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके दाद ने जबरदस्ती एक फेक स्माइल लाते हुए कहा, सच कहूं तो हमें भी नहीं पता, वो अपने कमरे में थी, हमें लगा वो सो गई होगी, पर अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई और जब हम अंदर गए तो वो बेहोश थी। अब वो डॉक्टर से क्या ही कहते कि उनकी बेटी के मन में पाप था, इसलिए वो खुद ही डर गई, या ये कहते कि कमरे में भूत आया। लड़की को अपनी इज्जत की परवाह भले न हो, पर जांग फैमिली को तो समाज में अपना मुंह दिखाना था ना। डॉक्टर ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने कहा कि ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस उसके माथे पर जो चोट लगी है वो थोड़ी गहरी है, हो सकता है फ्यूचर में वहां एक स्कार दाग रह जाए। ये सुनकर सबकी टेंशन और बढ़ गई। डॉक्टर के जाने के बाद जांग यान को जल्दी ही होश आ गया, पर साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी बहुत डरी हुई है। वो पूरी तरह होश में आई भी नहीं थी कि उसे फिर से वही डरावने सपने आने लगे। दूर हटो मुझसे, दूर जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें नीचे धक्का नहीं दिया था, दूर हटो, मेरे पास मत आओ। उसकी आंखें अभी भी बंद थी, पर उसके हाथ पैर हवा में पागल की तरह हिल रहे थे। उसके चेहरे पर सिर्फ खौफ और डर था। ये सब सुनकर उसकी मॉम का चेहरा बदल गया। जियांग यान, जल्दी से आंखें खोलो, सब ठीक है, तुम बस एक बुरा सपना देख रही, जल्दी उठो। वो घबराकर अपनी बेटी के गालों को थपथपाने लगी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने गुस्से में उसकी गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और तब जाकर उसकी आंखें खुली। जांग यान ने जैसे ही अपनी मॉम को देखा वो फूट फूट कर रोने लगी और तुरंत उनके गले से लग गई। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। मॉम, कमरे में भूत था, मैंने खुद उसे देखा, वो वेन यीमो थी, वो मुझसे बदला लेने वापस आई है। वो कह रही थी कि मैंने उसकी जान ली है और वो मुझे मार देगी। मैंने उससे कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, पर वो नहीं मानी। वो मेरा गला घोटना चाहती थी। उसे अपनी लाइफ में कभी यकीन नहीं था कि भूत सच में होते हैं, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे साइंस के रूल से तो एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। और उसने साफ साफ देखा था, उसने एग्जैक्टली वही कपड़े पहने हुए थे जो उस दिन मॉल में थे। वो सच में वेन यीमो का ही भूत था। जांग यान, तुम पागल हो गई हो क्या? इस दुनिया में कोई भूत वूत नहीं होता, तुम खुद को फालतू में डरा रही हो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और जहाँ तक उस केस की बात है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हमारी फैमिली सब हैंडल कर सकती है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चुपचाप सो जाओ और फालतू बातें दिमाग से निकाल दो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उसकी मॉम का चेहरा बहुत खराब लग रहा था। बेटी की बातें सुनकर अंदर से उसे भी थोड़ा डर लग रहा था, पर वो खुद को शांत दिखाते हुए उसे संभाल रही थी। शायद अपनी मॉम की बाहों में उसे थोड़ा सेफ फील हुआ
और उसका रोना धीरे धीरे कम हुआ। उसकी मॉम उसे पूरी तरह कन्विंस करना चाहती थी, इसलिए वो उसे खींचकर उसके कमरे में ले गई। नौकरों ने कमरे को थोड़ा सा साफ कर दिया था तो वो पहले जितना बिखरा हुआ नहीं लग रहा था। देख, वो झूमर ढंग से फिट नहीं था, इसलिए नीचे गिर गया। और रही बात उन आवाजों की, तुमने खिड़की को ढंग से बंद नहीं किया होगा, उसमें थोड़ा गैप रह गया होगा। तुम्हें पता नहीं है क्या, आज बाहर कितनी तेज हवा चल रही है? हवा अंदर आएगी तो चीजें तो हिलेंगी ही ना। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें कर रही हो। उसकी मॉम ने बहुत ही नॉर्मल होकर ये सब कहा और उसके माथे पर उंगली से टच किया। उसकी मॉम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो बहुत ही नेचुरल लग रही थी। और इसी वजह से जांग यान का भरोसा भी थोड़ा डगमगाने लगा। उसे शक होने लगा कि शायद वो सच में बहुत ज्यादा सोच रही है और डर के मारे खुद ही वहम कर बैठी है। फालतू का वहम मत पालो। आज रात तुम गेस्ट रूम में सो जाओ, कल मैं किसी को बोलकर कमरा साफ करवा दूंगी। और हाँ, अब से कमरे में वो क्रिस्टल शैंडलर नहीं लगेगा, वो सच में बहुत खतरनाक है। जांग यान थोड़ी झिझक के साथ गेस्ट रूम में चली गई। जांग यान, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुमने कोई हॉरर मूवी देखी जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में ये सब बैठ गया है और तुम्हें भूत दिखाई दे रहे हैं? मुख शुआन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसे बुलाकर ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनाएगा। उसने वेन यीमो का भूत देखा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ एक ही रात में जांग यान की पूरी हालत खराब हो चुकी थी। वो पागलों की तरह अजीब हरकतें कर रही थी। उसने बहुत घबराकर अपने आसपास देखा और अपनी आवाज को बहुत धीमा करते हुए कहा, नहीं शाओ शुआन, मैं सच कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच है। कल रात मैंने सच में उसका भूत देखा। वो मेरे ही कमरे में थी, उसने मेरे पूरे कमरे को तबाह कर दिया। वो कह रही थी कि मैंने उसकी जान ली है और वो मुझसे हिसाब पूरा करेगी। बाद में जब मैं सो गई तो अचानक मेरा कंबल हवा में तैरने लगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जांग यान की आंखों में वो खौफ साफ दिख रहा था। कल रात की बात करते हुए उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। कल रात जब उसकी मॉम ने उसे समझा दिया था तो वो गेस्ट रूम में चली गई। काफी देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो वो आराम से सो गई, पर उसे क्या पता था कि सोने के बाद उसे बहुत तेज ठंड लगने लगेगी। उसने एक बहुत ही भारी और गर्म ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था और कमरे का टेम्परेचर भी उतना कम नहीं था। आखिरकार जब वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसकी आंखें खुल गईं और आंखें खुलते ही उसने देखा कि जो कंबल उसकी बॉडी पर होना चाहिए था वो हवा में तैर रहा था। उसे देखते ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर इस बार उसकी आवाज कमरे से बाहर ही नहीं जा पा रही थी, जैसे किसी इनविजिबल वॉल ने उसकी आवाज को रोक दिया हो। वो जितना भी चिल्लाई, कोई उसे बचाने नहीं आया। वो डर के मारे सीधा बेड के नीचे छुप गई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पूरे कमरे में वेन यीमो की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सीधे नरक से आ रही हो। उसे खुद नहीं पता था कि उसने वो रात कैसे काटी। जांग यान की आंखों के नीचे काले घेरे डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे और उसकी हालत इतनी टाइट थी कि एक छोटी सी आवाज भी उसे डरा सकती थी। मू युएन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे अपने दोस्त की बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, पर उसका ये खौफ देखकर लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है। जब वो इसी कंफ्यूजन में था तभी जांग यान ने बहुत ही अजीब नजरों से उसे देखा और धीरे से बोली, शाओ शुआन, वेन यीमो मेरे पीछे पड़ी है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी तो वो तुम्हें भी आजाद नहीं रहने देगी। मू शुआन का दिल धक से रह गया। उसने बहुत ही धीमी पर सख्त आवाज में उसे डांटा, जांग यान, तुम पागल हो गई हो क्या? इस दुनिया में कोई भूत नहीं होता, अपनी अकल ठिकाने लाओ। और वैसे भी उसके उस एक्सीडेंट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। जांग यान ने जब ये सुना तो वो थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी और अपने आप से बड़बड़ाने लगी, हाँ, मैंने उसे धक्का थोड़ी ना दिया था तो वो मेरे पीछे क्यों आएगी? उस दिन मैंने तो बस एक छोटा सा आइडिया दिया था, मैंने उसे जबरदस्ती तो नहीं कहा था ना। अगर किसी की गलती है तो उसकी खुद की है कि वो अपना ध्यान नहीं रख पाई। वो खुद मर गई और अब मुझे डराने आ रही है। ये सोचते सोचते जांग यान के मन में फिर से वही चालाकी और गुस्सा आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी और क्रूरता दिखने लगी। ठीक है, भूत बनकर मुझे डराएगी ना, तो मैं भी किसी बड़े तांत्रिक को बुलाकर उसे हमेशा के लिए खत्म करवा दूंगी। मैं उसकी आत्मा को ऐसा तड़पाऊंगी कि वो भूत बनने लायक भी नहीं बचेगी। जैसे ही उसके दिमाग में ये आइडिया आया, वो एक सेकंड भी वहां नहीं रुकी और बिना कुछ सुने तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। पर जांग यान जितना सिंपल सोच रही थी, रियलिटी उतनी सिंपल नहीं थी। जांग फैमिली के लोग उसकी इन बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसकी मॉम उसे बार बार शांत रहने को कह रही थी, पर किसी तांत्रिक को बुलाने की बात पर वो साफ मुकर गई। हाई सोसाइटी के लोग भले ही फंक्शुई वास्तुशास्त्र पर बिलीव करते हो और अपने बिजनेस के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाते हो, पर ये भूत प्रेत वाली बातें उनके लिए बिल्कुल बकवास थी। जांग यान की एंजाइटी जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तभी एक और भयानक बात हुई जिसने उसके बचे कुछ दिमाग को भी पूरी तरह तबाह कर दिया और यहाँ तक कि मू शुआन भी डर के मारे बीमार पड़ गया। उस दिन बुली करने वाले ग्रुप को लीड करने वाले क्लासमेट की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे आधी रात को इमरजेंसी रूम में एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर ने किसी तरह उसकी जान तो बचा ली, पर वो दिमाग से पूरी तरह मेंटल पागल हो चुका था। वो हर वक्त हॉस्पिटल के बेड पर सिकुड़ कर बैठा रहता और पागलों की तरह सिर्फ 3 ही शब्द बड़बड़ाता रहता था, आई एम सॉरी। उसके पैर
पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें पक्का यकीन था कि उनकी बेटी को किसी ने साजिश करके मारा है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये सब वेन यीमो के पेरेंट्स ने किया है, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ कि ऐसा होना इम्पॉसिबल था। वेन यीमो के पेरेंट्स का घर वहाँ से बहुत दूर था। अगर डायरेक्ट कार से भी जाओ तो कम से कम 1 घंटा लगता था। और सबसे बड़ी बात, उनके पास और वैसे भी घर के अंदर किसी बाहरी इंसान के घुसने के कोई क्लूज नहीं मिले थे। विला का सिक्योरिटी सिस्टम भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था। वेन यीमो बस एक नॉर्मल वर्किंग गर्ल थी, पर उसकी मौत ने पूरी सिटी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया था, जो इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। जब बात सिटी के रिच और पुअर गैप, अमीरी गरीबी के फर्क पर आ गई तो कंट्रोवर्सी और भी तेज हो गई। उन अमीर बिगड़ेजादों के पेरेंट्स ने पैसा खिलाकर इंटरनेट से न्यूज और हैशटैग्स हटवाने की बहुत कोशिश की, पर वो जितना पैसा लगाते न्यूज उतनी ही डबल स्पीड से टॉप ट्रेंड्स में वापस आ जाती। यहाँ तक कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लीक हो गई, जिससे डरकर उन्होंने चुपचाप बैठना ही ठीक समझा। इसलिए कुछ दिन बीतने के बाद भी इंटरनेट पर लोग लगातार इस बारे में बातें कर रहे थे। अब जब बुली करने वाले उस क्लासमेट की मौत की खबर बाहर आई तो ये बात आग की तरह फैल गई। वेन यीमो के लिए लोगों के मन में जो तरस और सिंपैथी थी, उसके कंपेयर में इस लड़की आखिरकार दुनिया की आंखें सब देख रही थी। ये तो साफ साफ उसके कर्मों का फल कर्मा था। उसने इनडायरेक्टली एक मासूम की जान ली थी, तो अब जान के बदले जान ही होनी थी। ऐसा थोड़े ही होता है कि तुम एक छोटी सी माफी मांगो और मजे से अपनी लाइफ जीने लगो। इतनी छोटी सी उम्र में वो लोग कितने पत्थर दिल थे। अब जाकर वेन यीमो की आत्मा को असली शांति मिली होगी। वेन यीमो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैं आराम से साइड में बैठा उसे रोते हुए देख रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई फालतू का दिलासा दिया। ठीक है, अब तुम्हारी आखिरी विश पूरी हो चुकी है, तो अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। जिसने उसे धक्का दिया था वो डर के मारे ही मर गया। वो सिर्फ अपने अंदर के चोर की वजह से डर कर मरा था। जो इंसान साफ होता है वो कभी किसी चीज से नहीं डरता, पर जिसके मन में पाप हो उसे हर कोने में भूत ही दिखाई देता है। वेन यीमो का ह्यूमन वर्ल्ड में इतने लंबे टाइम तक रुकना ठीक नहीं था। उसने धीरे धीरे रोना बंद किया, अपना चेहरा उठाया और बहुत ही प्लीडिंग नजरों से मुझसे धीरे से पूछा, क्या मैं जाने से पहले एक बार अपने मॉम डैड से मिल सकती हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा और साफ मना कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड ने जैसे तैसे खुद को संभाला है। अगर तुम अब उनके सामने जाओगे तो उनके पुराने घाव फिर से हरे हो जाएंगे और उन्हें फिर से वही भयानक दर्द झेलना पड़ेगा। वेन यीमो एक पल के लिए शांत हुई, उसने अपनी आंखें झुकाई और उसे समझ आ गया कि मेरी बात बिल्कुल सही थी। लेकिन मैं तुम्हें उनके सपने में जाने की परमिशन दे सकता हूँ। तुम सपने में जाकर उन्हें हमेशा के लिए गुड बाय कह सकती हो। वेन यीमो बहुत खुश और ग्रेटफुल हुई। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा, हम तो बस एक डील पूरी कर रहे थे, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। वेन यीमो जानती थी कि मैंने उसके दिल का वो भयानक गुस्सा और रिजेंटमेंट अब पूरी तरह शांत हो चुका था। अब उसके पेरेंट्स को उन अमीर लोगों का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही उन्हें किसी रिवेंज या हमले का डर रहेगा। वो अब शांति से इस दुनिया से विदा ले सकती थी। उस रात वेन यीमो के मॉम डैड बहुत गहरी नींद में सोए। बेटी के जाने के बाद ये पहली बार था जब वो इतने सुकून से सो पाए थे। सपने में उन्होंने अपनी बेटी को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही मासूम और प्यारी लग रही थी जैसी वो जिंदा रहते टाइम थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि अब वो जा रही है और वो दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखे। आखिर में उसने ये भी बताया कि एक स्पेशल पर्सन, महापुरुष ने उसकी बहुत मदद की है और पता नहीं क्यों उनके दिमाग में अचानक उस लड़के का चेहरा आ गया जिसने खुद को उनकी बेटी का दोस्त बताया था। उन्होंने अपनी बेटी से बहुत से सवाल पूछने की कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया। वो बस मुस्कुराती रही और फिर बहुत ही भावुक होकर उन्हें अलविदा कहते हुए वो उनके सपने से गायब हो गई। सोते हुए ही उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी बेटी अब हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। शायद सच में एक बहुत ही खूबसूरत अगला जन्म होता है। उनकी बेटी का अगला जन्म पक्का बहुत अच्छा होगा। वो एक बहुत ही हैप्पी एनवायरनमेंट में बड़ी होगी और इस जन्म के सारे अधूरे सपनों और खुशियों को पूरा करेगी। भले ही, पर उन्हें पूरा यकीन था कि वो स्पेशल पर्सन कोई और नहीं बल्कि उस दिन उनके घर आया वही छोटा लड़का था। वो साफ समझ चुके थे कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं है। सुबह उठकर वो दोनों सोच ही रहे थे कि मेरा थैंक यू कैसे करे कि तभी मैं फिर से उनके घर के अंदर खड़ा था। मुझे देखते ही वो दोनों तुरंत मेरे पैरों में गिरने लगे। वो मेरी मदद के लिए हाथ जोड़कर रो रहे थे। मैंने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोका। क्या आपको मेरी कही हुई पुरानी बात याद है? मैंने आपकी मदद एक डील के तहत की थी और अब मेरे पेमेंट का टाइम आ गया है। क्या आप मुझे मेरा चार्ज देने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हम सब आपको देने को तैयार हैं। उन दोनों ने बहुत ही जेन्युइन होकर कहा। मैंने उनकी आंखों में उनकी अच्छाई को देखा, हल्का सा स्माइल किया और सिर हिलाया। ठीक है, अब अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन सोचिए कि आप मुझे अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। बिना कोई एक्स्ट्रा सवाल किए या बिना किसी डाउट के उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मन में इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और श्रद्धा थी। कुछ ही देर में मैंने देखा कि उन दोनों के सिर के ऊपर से एक बहुत ही प्योर गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। ये उनके पूरे जीवन के अच्छे कर्मों की रोशनी, मेरिट लाइट थी। ये रोशनी जितनी प्योर थी इसका मतलब था कि उनके मन का ग्रेटिट्यूड उतना ही सच्चा था। वो खुशी खुशी मुझे
अपना सब कुछ सौंपने को तैयार थे और यही मेरा अल्टीमेट पेमेंट था। मैंने हवा में से एक बहुत ही एलिगेंट पाउच पोटली निकाला, हल्के से अपना हाथ हिलाया और वो दोनों गोल्डन लाइट्स सीधे उस पाउच के अंदर चली गई। पाउच को बंद करने के बाद मैंने बहुत ही लाइट टोन में कहा, बस मुझे मेरा पेमेंट मिल गया है। आप दोनों बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं क्योंकि आपका दिल इतना साफ है और आपने हमेशा अच्छे काम किए हैं। इसी वजह से वैन यीमो की किस्मत मुझसे जुड़ी और मैं उसकी मदद कर पाया। वो दोनों एकदम हैरान रह गए। मॉम खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत बोली, अगर ऐसा है तो फिर हमारी बेटी के साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ? वो क्यों? मैंने बहुत शांत होकर उसकी तरफ देखा। वैन यीमो की डेस्टिनी में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत लिखी थी। भले ही इस जन्म में उसकी उम्र बहुत छोटी थी, पर आप दोनों के अच्छे कर्मों की वजह से वो न केवल बहुत आराम से दोबारा जन्म ले पाएगी, बल्कि उसका अगला परिवार बहुत ही अमीर और अच्छा होगा। वो आपकी विश के मुताबिक बहुत ही शांति से बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे और वो एक बहुत ही हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीने के बाद सुकून से मरेगी। क्या क्या ये सच है? मॉम की आंखों में एक चमक आ गई। बिल्कुल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चलो, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मम अपनी सिसकियां नहीं रोक पा रही थी। बाहर निकलने से पहले मेरा मन हुआ कि मैं उनसे कुछ और भी कहूं, पर बात मेरे होठों तक आकर रुक गई। मुझे लगा कि फालतू में चीजें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वैन यीमो के पेरेंट्स ने अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे काम किए थे। भले ही उन्होंने अपनी एक प्यारी बेटी को खो दिया था, पर डेस्टिनी उन्हें फ्यूचर में एक और बच्चा जरूर देगी। वैन यीमो का जाना बहुत दर्दनाक था, पर यह उसकी सोल के लिए एक नए और बेहतर जन्म की शुरुआत थी। मैं जब घर वापस आया तो मेरी मुलाकात डॉक्टर सॉन्ग से हुई। डॉक्टर को घर पर देखकर मैंने अपनी भौहें उठाई। मुंह ख्वान बहुत बुरी तरह बीमार पड़ चुका था। वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। कई डॉक्टर्स बदल दिए गए थे, पर उसकी सेहत में 1% का भी सुधार नहीं दिख रहा था, जिसने मुंह फैमिली के लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। बेशक इस टेंशन में मैं शामिल नहीं था। जाओचन, तुम वापस आ गए, तुम्हारा वो जरूरी काम खत्म हो गया। अगर तुम्हें कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज अपनी मॉम को बताया करो। अकेले अकेले सब कुछ मत झेला करो। मॉम, मेरा काम पूरी तरह खत्म हो चुका है, सब कुछ बहुत स्मूथ रहा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पेशोरो ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी आंखों की टेंशन साफ दिख रही थी। अब जब शाओ शुआन इतना बीमार है तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। पता नहीं शाओ एक्सवान को अचानक क्या हो गया। वो इतना अच्छा भला था और अचानक बेड पर पड़ गया। हॉस्पिटल में सारे टेस्ट भी करवा लिए, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। डॉक्टर्स भी चेंज करके देख लिए, दवाइयां दे दी, इंजेक्शंस लगा दिए, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। सब बहुत परेशान है। मॉम, डॉक्टर का क्या कहना है? जब उसने देखा कि मैं खुद आगे बढ़कर मूशान के बारे में पूछ रहा हूँ तो वो थोड़ी खुश हुई। उसे लगा कि मैं ऊपर ऊपर से भले ही शांत और कोल्ड दिखता हूँ, पर अंदर से अपने भाई की फिक्र करता हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके दिल में कोई बहुत बड़ी बात बैठी हुई है, एंग्जाइटी, गिल्ट। पर यह कैसे पॉसिबल है? शाओ शुआन तो अभी एक बच्चा है, उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात बैठ जाएगी कि वो इतना बीमार पड़ जाए? मुझे तो लगता है ये डॉक्टर्स ही बेवकूफ हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर शाओ शुआन तब बीमार पड़ता जब उसे अपनी आइडेंटिटी के स्वैप होने का पता चला था तो मैं बिलीव भी कर लेती, पर इस बात को तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और वो तब तक बिल्कुल नॉर्मल था। अचानक ऐसे बीमार पड़ने का ये रीजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और जब उससे पूछो तो वो खुद कुछ नहीं बताता। मैंने बहुत ही डीप और मीनिंगफुल स्माइल की। शायद डॉक्टर्स की बात बिल्कुल सही है मॉम, उसे कोई ऐसी बीमारी है जो सिर्फ उसके दिमाग में है। वो कहते हैं ना, मन की बीमारी का इलाज दवाइयों से नहीं बल्कि सच का सामना करने से होता है। पेजुएरो मेरी बात सुनकर एकदम ब्लैंक हो गई। मन की बीमारी? पर शाओ शुआन के दिमाग में ऐसी क्या बात होगी? मैंने बहुत ही मासूम और साफ स्माइल दी। तो ये बात तो सिर्फ वही बता सकता है कि उसने पास्ट में आखिर। ज़्याओचन, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? ऐसा नहीं था कि मुझे मूशवान की कोई फिक्र थी, वो मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उसके इस बीमारी के ड्रामे की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो चुका था और पेरेंट्स फालतू में परेशान हो रहे थे। देखो जरा, मेरी मॉम जो अपनी स्किन का इतना ध्यान रखती है, इस टेंशन की वजह से उसकी आंखों के पास रिंकल्स दिखने लगे थे। मैं थोड़ा रुका और फिर बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोला, मॉम, क्या आपने इंटरनेट पर चल रही वो न्यूज देखी है? वही इंसिडेंट जो हमारे मॉल जाने वाले दिन हुआ था। पेजुएरो को वो हादसा बहुत अच्छे से याद था और वो लगातार उस केस की अपडेट्स भी देख रही थी। आखिरकार मामला बहुत बड़ा हो चुका था, पर वो केस तो लगभग सॉल्व हो चुका है ना। वो लड़की तो गलती से गिरी थी और उस मर्डर की मौत के बाद जब मॉल का सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ तो पूरी पब्लिक भड़क गई थी। मैं उस लड़के के पेरेंट्स को भी जानती हूँ, हमारे रिलेशन नॉर्मल ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगा और अब तो उनकी कंपनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। सुना है वो लोग ये सिटी छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसने अपनी तरफ से पूरी बात बताई, पर वो अबू भी कंफ्यूज थी। पर इस सबका शाओ शुआन से क्या कनेक्शन है? मैंने बहुत ही कैजुअल होकर कहा, जांग यान की हालत इस वक्त मू शुआन से भी ज्यादा खराब है। वो पूरे दिन चिल्लाता रहता है कि उसे उस मरी हुई लड़की का भूत दिखाई दे रहा है। उस दिन मॉल में जांग यान भी उस ग्रुप में शामिल था, बस उसकी लक अच्छी थी कि वो पीछे खड़ा था, तो सीसीटीवी फुटेज
में उसका चेहरा क्लियर नहीं आया, पर जैसे ही उसके उस दोस्त की मौत हुई वो खुद डर के मारे आधा मर चुका है। ये सुनते ही पेशवेरों का पूरा शरीर कांप गया। जब उसे पता चला कि उस ग्रुप के एक लड़के की मौत हो चुकी है तो उसकी आंखें, मैंने डायरेक्ट मुंह से नहीं बोला कि मू शुआन भी इसमें शामिल था, पर पेशवेरो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि खुद अंदाजा न लगा सके। जांग यान और मू शुआन सबसे बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। अगर जांग यान ने इतनी बड़ी और घटिया हरकत की थी तो क्या मू एन को इस बारे में 1% भी आइडिया नहीं होगा? ऐसा होना इम्पॉसिबल था। पेशवेरो को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, इसलिए उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ और गंभीर हो गया। मैंने अपना काम कर दिया था तो मैंने आगे और कुछ नहीं बोला। रात को जब दाद ऑफिस से वापस आए तो पेशवेरो ने उन्हें अकेले में ये सारी बातें बताई। ये सुनकर उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। आखिरकार उनकी नजरों में शाओ शुआन हमेशा से एक बहुत ही सीधा, संस्कारी और अच्छा बच्चा था। वो ऐसा काम कैसे कर सकता था? पर जब उन्होंने पिछले कुछ दिनों के उसके अजीब डांट का दिल भी बैठ गया, वो दोनों चुपचाप मू शुआन के कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो कमरे के अंदर गए, मू शुआन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बेड से उठने की कोशिश की और बैठ गया। डैड, मॉम, आप दोनों यहाँ इस टाइम, क्या कोई बात हुई है? मू शुआन की हालत इस वक्त बहुत ही दयनीय थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था, आंखों में खून उतरा हुआ था। वो जबरदस्ती खुद को संभालने का नाटक कर रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ कुछ दिनों से बीमार है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से किसी बीमारी से तड़प रहा हो। दाद बेड के पास बैठे उनका एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस था और वो उसे बहुत ही सख्त नजरों से देख रहे थे। जियाओ शुआन, हमें तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और तुम हमसे सिर्फ और सिर्फ सच बोलोगे। मू शुआन का दिल धक से रह गया। उसने डरते डरते पेशियों की तरफ देखा, पर जब उसने देखा कि मॉम का चेहरा भी उतना ही सख्त है तो वो बुरी तरह घबरा गया। फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक, तुम बस इतना बताओ, क्या तुम भी उस पूरे मामले में शामिल थे? डैड ने बिना कोई बात घुमाए सीधे डायरेक्ट सवाल दागा। इस अचानक हुए हमले ने मू शुआन के होश उड़ा दिए। सवाल इतना सदन था कि उसे अपने एक्सप्रेशंस छुपाने का एक सेकंड का भी चांस नहीं मिला और पेरेंट्स ने उसका वो डरपोक चेहरा रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके चेहरे के खौफ ने सब कुछ साफ साफ बयान कर दिया था। ये देखते ही पेरेंट्स की आंखों में एक बहुत ही गहरा दुख और निराशा साफ झलकने लगी। उनके सामने जो बच्चा हमेशा संस्कारी और मासूम बनता था, वो पीठ पीछे इतना घटिया और क्रूर हो सकता है, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने उसे ऐसी परवरिश तो बिल्कुल नहीं दी थी। पेशवेरो का दिल तो बुरी तरह टूट चुका था। वो सोच रही थी कि उसने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हमेशा उनके हर मैटर में इंटरेस्ट लेती थी, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देती थी और लाइफ के हर इंसिडेंट से उन्हें सही। उसने अमीर घरों की तरह अपने बच्चों को नौकरों या प्राइवेट ट्यूटर्स के भरोसे लावारिस नहीं छोड़ा था। पर फिर भी शाओ शुआन ने ऐसा घटिया काम क्यों किया? उसने अपनी ही क्लास के एक कमजोर बच्चे को इस हद तक बुली क्यों किया? और जब बड़ों को पता चल गया तब भी उसने अपनी गलती मानने के बजाय उसे छुपाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आखिरकार एक मासूम की जान चली गई। मू शुआन ने जब पेरेंट्स की आंखों में अपने लिए वो नफरत और निराशा देखी तो उसे समझ आ गया कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं छुपा सकता। पिछले इतने दिनों से उसके दिल पर जो डर, खौफ, टेंशन और घबराहट का बोझ था, वो अचानक से फट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते उसकी सांसें अटकने लगी। वो रोते जा रहा था, डैड, मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका भरोसा तोड़ा। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ, पर मुझे इमेजिन भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने उस वैन यीमो के साथ डायरेक्ट कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं तो बस, मुझे नहीं पता था कि वो सच में ऊपर से गिर जाएगी। तुम्हें नहीं पता था? दाद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्या सही है और क्या गलत। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता था? क्या तुम 3 साल के कोई नासमझ बच्चे हो? तुम 17 साल के हो चुके हो और क्या तुम्हारे अंदर बेसिक मॉरल वैल्यूज और सही गलत की समझ भी नहीं बची? हमारे सामने तुम्हारा वो संस्कारी और सीधा रूप, क्या वो सब महज एक दिखावा था? तुमने आखिर उस लड़की को बुली क्यों किया? मू शुआन ने अपने होठ चबाए। उसकी आंखें डर के मारे यहाँ वहाँ घूम रही थी। वो अपने मन का असली सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो जानता था कि उसके मन में जो जलन, जेलसी थी वो बहुत ही गलत थी, पर वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया था। बचपन से लेकर अब तक वो हमेशा पढ़ाई में टॉप करता आया था। वो हमेशा सबका फेवरेट, भीड़ में सबसे स्पेशल और तारों के बीच चमकते हुए चांद की तरह रहा था। पर उस नई लड़की ने आके उसकी सारी लाइमलाइट छीन ली और उससे उसका No 1 का टैग हमेशा के लिए छीन लिया। तुम अभी भी हमसे सच छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पेशवेरो ने गुस्से में चिल्लाते हुए उसे डांटा। मू शुआन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके सफेद पड़ चुके होठ थरथरा रहे थे। वो जितनी आगे बात बता रहा था उसकी आवाज उतनी ही धीमी होती जा रही थी। पेशवेरो का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी बेहोश हो जाए। सुनो जरा इसके कारनामे, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई दूसरा उससे पढ़ाई में बेहतर था। इसके मन में इतनी जलन पैदा हो गई और उस जलन की वजह से इसने अपने दोस्तों को भड़काया कि वो बाहर जाकर उसे टॉर्चर करे। और जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब भी इसने सुधरने के बजाय अपनी फैमिली पावर का यूज करके उसे डराना शुरू कर दिया। अगर कोई तुमसे पढ़ाई में बेहतर है तो तुम खुद मेहनत करके उसे हराने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसे घटिया और गंदे शॉर्टकट अपनाकर किसी की लाइफ बर्बाद करने का क्या मतलब है? क्या उसने अपने बेटे को कभी ढंग से समझा ही नहीं था, या वो सिर्फ एक धोखे में जी रही थी? उसे अपनी परवरिश पर बहुत बड़ा डाउट होने लगा था।
पेशवेरो की वो ठंडी नजरें देखकर मू शुआन बुरी तरह डर गया। वो बेड से नीचे कूदा, उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। मॉम, आई एम सॉरी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। शुरुआत में मैं बस उसका मजाक उड़वाना चाहता था, मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता था। सच में बाद में उन लड़कों ने जो कुछ भी किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं उस दिन मॉल में भी मौजूद नहीं था। जांग यान ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। जब मामला बहुत बढ़ गया तब उसने मुझे बताया। मुझे कसम से पहले कुछ नहीं पता था। अगर मैं उस दिन वहां होता तो मैं पक्का उन लड़कों को रोक लेता। मैं किसी का मर्डर नहीं करना चाहता था। डैड, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं कभी किसी से नहीं जलूंगा। मैं खुद मेहनत करके बेहतर बनूंगा। डैड, मॉम, प्लीज मुझ पर एक आखिरी बार बिलीव कीजिए। मू शुआन बहुत ही डेस्परेट होकर भीख मांग रहा था। वो इस मू फैमिली का सगा बेटा नहीं था। वो तो बस एक अनाथ अडॉप्टेड सन था। वो किसी भी कीमत पर पेरेंट्स का भरोसा पूरी तरह नहीं खो सकता। अगर उन्होंने उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया तो क्या वो उसे घर से निकाल देंगे? क्या वो उसे हमेशा के लिए दूर भेज देंगे? अगर ऐसा हुआ तो वो आखिर जाएगा कहाँ? मू शुआन पहले से ही बहुत डरा हुआ था। इस केस में शामिल उसके क्लासमेट्स के साथ जो अजीब चीजें हो रही थी और उस हादसे के मेन मर्डरर की जो खौफनाक मौत हुई थी, इन सब बातों ने उसके दिमाग की नसें खींच रखी थी। उसकी सहन शक्ति वैसे ही जवाब दे चुकी थी और ऊपर से अब मॉम डैड को भी सब पता चल चुका था। उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा। पछतावा, डर, खौफ, घबराहट और निराशा एक साथ उसके दिमाग पर हावी हो गए। और वैसे भी वो पिछले कई दिनों से सोया नहीं था, तो इस अचानक बड़ी टेंशन की वजह से उसकी सांसें अटक गईं और वो बेड पर ही बेहोश हो गया। मू फैमिली में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। सब पागलों की तरह मू शुआन के कमरे की तरफ भाग। सिर्फ मैं अकेला था जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मू यूए से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मेरे बारे में कुछ गंदी बातें बड़बड़ाने लगी, पर पेशुरो ने उसे रंगे हाथों सुन लिया। वो पहले से ही इस पूरे मामले से बहुत गुस्से में थी और जब उसने देखा कि उसकी चौथी बेटी अभी भी मू शुआन की साइड लेकर उसके सगे बेटे शाओचन को टारगेट कर रही है, तो उसका गुस्सा पूरी तरह से फट पड़ा। उसने बहुत ही सख्त और गुस्से वाली आवाज में उसे डांटना शुरू किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम पूरे दिन शाओचन के पीछे पड़ी रहती हो? वो तुम्हारा सगा भाई है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। और रही बात यहाँ आने की, क्या शाओचन कोई डॉक्टर है जो उसके यहाँ आने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? पेजोरो असल में बहुत ही ठंडे और सुलझे हुए स्वभाव की माँ थी। वो नॉर्मली बच्चों को सिर्फ डराने के लिए डांटती थी, पर कभी इस हद तक किसी पर नहीं चिल्लाई थी। इसलिए मू यूए उसकी ये रूप देखकर एकदम दंग रह गई। मू वांटिंग और वो ट्विंस, शाओचन, तुम पूरा दिन घर पर ही बैठे रहते हो, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? एल्डर सिस्टर ऑफिस के कामों में इतनी बिजी रहती है कि कभी कभी घर की चीजों पर ध्यान नहीं जा पाता। अगर कोई भी बात हो तो मुझे बताया करो। मू वांटिंग को बड़ी मुश्किल से आज ऑफिस से छुट्टी मिली थी, पर वो फिर भी पूरे दिन स्टडी रूम में काम ही कर रही थी। अब जब वो नीचे आई और मुझे टीवी देखते हुए पाया तो वो थोड़ी देर रुकी और मेरे बगल में आके बैठ गई। मैंने अपनी नजरें स्क्रीन से बिल्कुल नहीं हटाई। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मॉम डैड काफी परेशान लग रहे हैं, कहीं ये तुम्हारी पढ़ाई एडमिशन को लेकर तो नहीं है ना? जब मैंने खुद कुछ नहीं बोला तो उसने खुद आगे बढ़कर मुझे टटोलने की कोशिश की। मुझे मू फैमिली में आए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था, पर मू वांटिंग के लिए उसका ये सगा भाई अभी भी एक स्ट्रेंजर की तरह ही था। उसकी बात सुनकर मैंने उसे एक लुक दिया, पर वो लुक थोड़ा अजीब था। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि ये मेरी वजह से है? आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि घर में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका रीजन मैं ही होऊंगा? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्वीट और सीधे बच्चे हो। बिल्कुल नहीं, मैं सीधा और स्वीट तो बिल्कुल नहीं हूँ। मू वांटिंग को अंदर से बहुत थकावट फील हुई। अगर आप सच में जानना चाहती हैं तो डायरेक्ट मॉम डैड से पूछ लीजिए। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई पीठ पीछे मेरी बुराई करे और कहे कि मैं आपके रिलेशंस खराब करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपना फोकस वापस टीवी पर शिफ्ट कर लिया। मू वांटिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे मेरी बातें थोड़ी अजीब लगी। क्या शाओ शुआन ने इसके बारे में पिछले 2 रातों की बातों को याद करके उसकी टेंशन और मू फैमिली का माहौल अब पहले से काफी बेहतर हो चुका था। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा मू एक्सियाम ठीक हो गया था, पर वो पहले से बहुत शांत और गंभीर रहने लगा था। मू फैमिली में ये मेरा पहला न्यू ईयर था। डैड और पेशियोरो इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू करवा दी थी। घर की खूबसूरत डेकोरेशन और न्यू ईयर डिनर, नियाने फैन का मेन्यू, सब कुछ स्पेशली मेरी चॉइस को ध्यान में रखकर डिसाइड किया गया था। पूरी फैमिली का फोकस सिर्फ और सिर्फ मुझ पर था। जहां तक बाकी बच्चों का सवाल था, उन्होंने तो इस घर में इतने सारे न्यू ईयर सेलिब्रेट किए हैं, तो अगर इस बार न्यू ईयर की पूर्व संध्या, न्यू ईयर्स ईव पर पूरा घर मेहमानों और रौनक से भरा हुआ था। पिछले दिनों का वो खौफ और टेंशन जैसे कहीं गायब हो चुके थे। डैड और पेशवेरो का एटीट्यूड अब मू शुआन की तरफ बिल्कुल नॉर्मल था। उस दिन की बहस के बाद उन दोनों ने अकेले में एक बार बात की थी और फिर कभी उस मैटर को दोबारा नहीं उठाया। मैं ह्यूमन वर्ल्ड में पहली बार इतने बड़े लेवल पर न्यू ईयर देख रहा था। मुझे हर छोटी चीज बहुत नई और इंटरेस्टिंग लग रही थी और मैं अंदर से बहुत खुश था। मेरे चेहरे
चेहरे पर स्माइल भी ज्यादा दिखने लगी थी और मेरा टेम्पर भी काफी शांत था। यहाँ तक कि मैंने मू यूवे को एक बार भी ताना नहीं मारा। मेरा ये बदला हुआ रूप देखकर पेशवेरो और दार्ड फूले नहीं समा रहे थे। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद पूरी फैमिली कैपिटल सिटी बीजिंग जाने की तैयारी करने लगी। मू फैमिली का असली रुतबा और उनकी जड़ें कैपिटल सिटी में ही थी और दादी भी वहीं रहती थी। दार्ड एक बड़े बेटे थे तो न्यू ईयर पर उनका अपनी पूरी फैमिली के साथ दादी के पास जाकर आशीर्वाद ग्रीटिंग्स लेना बहुत जरूरी था, वरना समाज में लोग फालतू की बातें बनाते। नॉर्मली दोनों भाई अपना अपना न्यू ईयर अलग मनाते थे, पर जब तक कोई बहुत स्पेशल रीजन ना हो वो सब कैपिटल सिटी के पैतृक घर एंसेस्ट्रल मैंशन में इकट्ठा होकर ग्रैंड डिनर करते थे। और वैसे भी मैं अभी अभी वापस आया था तो मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना भी जरूरी था। इस फैमिली के अलावा मू फैमिली के और भी बहुत से दूर के रिश्तेदार एक्सटेंडेड रिलेटिव्स थे जिनसे उनके रिलेशन। हम सब अपने प्राइवेट जेट से कैपिटल सिटी के लिए रवाना हुए। मैं पहली बार प्राइवेट प्लेन में बैठ रहा था तो मेरी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। मैं पूरी उड़ान के दौरान अपनी खिड़की से चिपक कर बाहर का नजारा देखता रहा। मेरा ये बचपना देखकर पेगजेरो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। मू यूए ने ये देखा और मुझे बुली करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि पेशवेरो ने उसे एक बहुत ही तीखी लुक दी और वो बेचारी डर के मारे तुरंत चुप हो गई। कैपिटल सिटी पहुंचते ही हमारे लिए गाड़ियां पहले से रेडी थी। हम सब बैठ के सीधे पैतृक घर की तरफ बढ़े। रास्ते में पेशवेरो ने मुझे वहां के कॉम्प्लेक्स रिलेशंस और लोगों के बारे में अच्छे से समझा दिया था। मैंने बस उसकी बातें सुनी और धीरे से सिर हिला। मैंने कोई फालतू का कॉमेंट नहीं किया। जैसे ही हम मू फैमिली के पुराने पैतृक घर के सामने पहुंचे मैंने अपनी आदत के मुताबिक वहां के माहौल एनवायरनमेंट को स्कैन करना शुरू किया। मू फैमिली पिछले 100 सालों से कैपिटल सिटी की सबसे बड़ी हाई सोसाइटी का हिस्सा रही थी और उनका ये घर टाइम टू टाइम रेनोवेट होता रहता था ताकि इसकी ग्रैंडनेस बनी रहे। ये कोई आज के अमीरों जैसा वेस्टर्न स्टाइल विला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल का एक बहुत बड़ा 4 कोनों वाला कोर्टयार्ड सी युआन था जिसमें इतिहास की एक बहुत ही गहरी और महकती हुई छाप साफ महसूस हो रही थी। मू फैमिली की कई पीढ़ियों ने इस घर को बहुत संभाल कर रखा था। सुना है कि 100 साल पहले जब ये घर बन रहा था तो एक बहुत बड़े फेंग शुई एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। पुराने दादाजी ने मरने से पहले अपनी वसीयत विल में साफ लिखा था कि आने वाली पीढ़ियां इस घर के अगर किसी ने भी इन रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो वो प्रॉपर्टी के सारे राइट्स हमेशा के लिए खो देगा। इसी सख्त रूल की वजह से इस पैतृक घर का बेसिक स्ट्रक्चर आज भी बिल्कुल वैसा ही था। जो भी चेंजेस हुए थे वो सिर्फ अपर लेयर्स पर ही हुए थे। मैं साफ देख सकता था कि इस घर ने वाकई कई पीढ़ियों तक अपने बच्चों को बहुत वेल्थ और लक दिया है। घर के ऊपर आसमान में एक बहुत ही प्योर पर्पल एनर्जी राजसी भाग्य साफ तैर रही थी, पर गड़बड़ ये थी कि उस पर्पल लक के बीच में अब एक थ्वे बाय डसाई पतन की काली छाया दिखने लगी थी। इसका मतलब था कि इस घर की प्रोटेक्शन पावर अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और जब घर की जड़ों को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है तो इसका साफ मतलब है कि गड़बड़ घर में नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले बच्चों की सोच में है। मेरे होठों पर एक गहरी स्माइल आ गई। ओहो, ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर। घर के अंदर कदम रखते ही पहला ग्रीटिंग्स गूंजा। आज सिर्फ तो तुम ही शाओ चैन हो ना? आई एम रियली सॉरी, पिछली बार घर में कुछ काम आ गया था इसलिए मैं हाई सिटी नहीं आ पाई। अपनी बुआ से नाराज मत होना, ओके? मैंग क्याओ शुआन की नजर तुरंत मुझ पर पड़ी जो मैं पेशवेरो के बगल में खड़ा था। इस नए चेहरे का मतलब साफ था कि ये उनके तीसरे भाई का खोया हुआ बेटा ही है। ग्रीटिंग्स बुआ जी, मैं मू छेन हूँ। मैंने अपना चेहरा एकदम सीधे और शरीफ बच्चे जैसा बना लिया। मैंग चाओ शुआन ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा, पर उसकी आंखें बहुत ही चालाकी से ऊपर से नीचे तक मेरा स्टेटस स्कैन कर रही थी। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे मॉम डैड से मिलती है। मैं उनका सगा बेटा हूँ तो मेरी शक्ल उनसे मिलना तो ऑब्वियस ही बात है ना। बुआ जी, मेरी ये बात सुनकर बुआ की स्माइल पल भर के लिए रुक, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और बहुत ही नॉर्मल होने का नाटक किया। बिल्कुल सही कहा, तो यही है ना वो पहाड़ के टेम्पल से आया हुआ तुम्हारा कजन भाई? देखने में तो बहुत ही साधारण और गवार लग रहा है। हमारी मू फैमिली के होने वाले वारिस जैसा तो 1% भी नहीं दिखता। लगभग मेरी ही उम्र का एक लड़का उछलता हुआ बुआ के पास आकर खड़ा हो गया। वो बिना किसी मेनर्स के सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूर रहा था। उसकी बातों में और उसके टोन में मेरे लिए बहुत ही घटिया दर्जे की नफरत और हिकारत साफ दिख रही थी। ये सुनते ही पेशवेरो का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बुआ ने जल्दी से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और ऊपर से दिखावे के लिए उसे डांटने की एक्टिंग की। तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, बदतमीज। मैंने अपनी नजरों को और भी ज्यादा तीखा और सेंची डिस्कस्टेड बनाया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तुम तो अपने पेरेंट्स के पास रहकर महंगी चीजें खाकर बड़े हुए हो ना, पर तुम्हारा ये बिहेवियर देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर बेसिक मैनर्स मुझसे भी बहुत कम है। बुआ और उसके बेटे का रंग एकदम उड़ गया। मैंग सीजे का चेहरा गुस्सा। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं समाज के रूल्स के खिलाफ जाके सबके सामने ऐसा जवाब दूंगा। नॉर्मली ऐसे अमीर घरों के बच्चे ऐसी बातें सुनकर चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, पर ये सबके सामने मुंह पर कैसे बोल सकता है? पेजवेरो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर बुआ जैसी ही दिखावे की डांट लाते हुए कहा, शाओ चन, तुम बड़ों के सामने ये कैसे बात कर रहे हो? मैंने बहुत ही शांत और गंभीर होकर जवाब दिया, मैं तो बस उनसे सीख रहा हूँ मॉम। मुझे लगा कैपिटल सिटी के अमीरजादे ऐसे ही बात करते हैं। मू यूएस साइड में खड़ी अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके पेट में बल पड़ रहे थे। पहले हमेशा मैं उसे ताने मारता था, पर आज जब कोई और मेरे निशाने पर था तो उसे बहुत मजा आ रहा था। वो चुपचाप तमाशा देख रही थी और मन ही मन बहुत खुश थी। ये जो कजन अमीर घर का लाडला था, सब उसे सर आंखों पर रखते थे।
पर उसकी बदतमीजी और अकड़ तो बर्दाश्त के बाहर थी। वो हद से ज्यादा सेल्फिश था और उसे लगता था कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी के चारों तरफ घूमती है। बचपन में जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होती थी, मैंग सीजे बड़ी बहनों के सामने तो कुछ नहीं बोल पाता था, पर बाकी सबके साथ वो बहुत गंदा बिहेव करता था। वो सबके खिलौने छीन लेता और सबको अपनी इंस्ट्रक्शंस मानने पर मजबूर करता था। अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वो जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता और तमाशा खड़ा कर देता था। और सबसे घटिया बात ये थी कि वो खुद गलतियां करता और सारा ब्लेम इन बहनों पर डाल देता था, जिसकी वजह से इन बहनों को, पर आज आखिरकार उसे ठीक करने वाला मिल ही गया। पेक जेरो ने अपनी दूसरी बेटी को घूरा और उसे इशारा किया कि अपनी इस हंसी को थोड़ा कंट्रोल करे, वरना बुआ को बुरा लग जाएगा। फिर वो मुड़ी और बहुत ही अपोलोजेटिक फेस बनाकर बुआ से बोली, दीदी प्लीज बुरा मत मानिएगा। शाओ चन दिल का बहुत साफ है, बस वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे समझाने का नाटक करते हुए बोली, कैपिटल सिटी के बच्चे बहुत ही संस्कारी और अच्छे होते हैं, तुम्हारे भाई तो बस मजाक कर रहे थे, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, समझे बुआ। ये सब सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। इसका मतलब साफ था कि अगर उसका बेटा कुछ बोले तो वो मजाक, और अगर मेरा बेटा जवाब दे तो वो बदतमीजी। मैंग सीजे को अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा झटका लगा था। वो गुस्से में अपने पैर पटकता हुआ वहां से भाग गया। जब किसी का ध्यान नहीं था तो मू यूए ने दबी आवाज में मेरी तारीफ की, तुमने बहुत सही किया, इसके नखरे उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने बस उसे एक ठंडी लुक दी। मैं उसका वाह, बात तो बिल्कुल पते की कही। मू यूए सोच रही थी कि जब पहले वो खुद इस लड़के से तंग आती थी तो उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। बुआ की फैमिली के अलावा मू फैमिली के बाकी रिश्तेदारों से मेरी मुलाकात वेलकम पार्टी में बहुत ऊपर ऊपर से ही हुई थी। बस नाम के लिए इंट्रोडक्शन हुआ था। ताऊजी, लू मांकी और मू मिंग यूएन के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा शादीशुदा था और उसकी शादी कैपिटल सिटी की एक बहुत बड़ी हाई सोसाइटी की लड़की से हुई थी। बुआ और उनके पति का सिर्फ एक ही बेटा था, यानी वही बिगड़ैल मैंग सीजे। जब सब लोग एक ही हॉल में इकट्ठा हुए तो भीड़ काफी ज्यादा थी और माहौल बहुत ही लाउड और रौनक से भरा हुआ था। दादी के चेहरे से स्माइल हटने का नाम नहीं ले रही थी। शाओ क्षण, तुम इतने कमजोर कैसे हो? दादी ने मुख श्वान का हाथ पकड़ा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुख श्वान ने अपने गालों को छुआ और अभी मना करने ही वाला था कि दादी तुरंत पेशवेरों की तरफ मुड़ी और बहुत ही गुस्से में उन पर चिल्लाने लगी। भले ही शाओ श्वान के बर्थ का कोई कंफ्यूजन हो गया हो, पर उसने पिछले 10 साल इस मू फैमिली के बेटे के रूप में बिताए हैं। तुम लोग सिर्फ खून के रिश्ते की वजह से उसके साथ ऐसा पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं कर सकते। ये सुनते ही पेशवेरों का चेहरा एकदम उतर गया। भेदभाव? उन्होंने शाओ श्वान के साथ कब भेदभाव किया था? मुख श्वान ने जब देखा कि मॉम का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा तो वो बुरी तरह घबरा गया और जल्दी से बीच में बोलते हुए एक्सप्लेन करने लगा, दादी ऐसा कुछ नहीं है, मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बस पिछले कुछ दिनों में ठंड की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मॉम डैड मेरा बहुत ध्यान रखते हैं दादी, प्लीज आप कोई गलत फहमी मत पालिए। अगर मू श्वान पहले की तरह बहुत ही नखरे और प्यार से ये सब बोलता तो दादी उसकी बात मान भी लेती, पर प्रॉब्लम ये थी कि वेनयीमो वाले हादसे की वजह से उसके दिल में बहुत बड़ा चोर बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि मॉम डैड उससे पूरी तरह निराश हो चुके हैं और अब उसे प्यार नहीं करते। इसी डर की वजह से वो बहुत ही सहमा हुआ और घबरा के सफाई दे रहा था, जो दूसरों को बहुत अजीब लग रही थी। उसकी ये घबराहट आग में घी का काम कर रही थी और मामला और बिगड़ रहा था। दादी ने मुंह इक्सवान का हाथ और कसकर पकड़ा। शाओ श्वान, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम इस मू फैमिली के यंग मास्टर हो और हमेशा रहोगे। मैं आज सबके सामने ये बात क्लियर कर रही हूँ। फ्यूचर में अगर किसी ने भी तुम्हें परेशान करने या बुली करने की कोशिश की तो सीधे अपनी दादी को कॉल करना, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। ये बोलते हुए उन्होंने जानबूझकर मेरी तरफ एक बहुत ही गंदी लुक दी। मैंने उन्हें नोटिस तो किया, पर मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे इस बात में कुछ अजीब भी नहीं लगा। मू श्वान भले ही इस घर का असली खून नहीं था, पर आखिरकार उसने पिछले 10 साल उनके साथ बिताए थे। इतने सालों का अटैचमेंट कोई मजाक नहीं होता। जो प्यार और इमोशंस उन्होंने उसे दिए थे वो रातों रात, पर सालों का साथ और यादें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। मेरा तो शुरू से ही एक ही रूल था, जब तक मू श्वान मेरे रास्ते में नहीं आएगा मुझे उसके ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात फालतू की जलन की, तो वैसी चीप चीजें मेरे डिक्शनरी में ही नहीं थी। आप ये क्या बकवास कर रही है? हमारे शाओ श्वान को भला कौन बुली करेगा? उसे पिछले दिनों सच में बहुत तेज बुखार था और ठंड की वजह से उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लग गया, बस इतनी सी बात है। डैड को अपनी मॉम की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। सच कहूं तो अगर वो सच में शाओ चन की वजह से शाओ श्वान को इग्नोर करना चाहते तो वो उसे इस घर में रखते ही क्यों? फालतू का सिरदर्द पालने के लिए क्या? मू श्वान ने बहुत ही लाचार और प्लीडिंग नजरों से दादी की तरफ देखा। डैड, मॉम सच में मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, प्लीज आप उन्हें ब्लेम मत कीजिए। अब जब उसे इस घर में रहने मिल रहा था तो उसे इस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए था। आखिरकार वो इस घर का असली वारिस तो नहीं था ना। ठीक है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी दादी बस तुम्हारी
तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। वो पूरे दिन तुम्हारा ही नाम जपती रहती है। अगर तुम्हारे स्कूल रीओपन होने का टाइम पास ना आ रहा, लू मानकी ने जब देखा कि हॉल का माहौल बहुत हैवी हो रहा है तो उसने जल्दी से बीच में आकर सिचुएशन को संभाला। दादी ने भी बात को और नहीं बढ़ाया। उन्होंने मूक श्वान के सिर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में बहुत प्यार था। अगले साल तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम अवकाव है ना, तुम कैपिटल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना और फिर तुम सीधे यही मेरे साथ पैतृक घर में शिफ्ट हो जाना। मू एक्सियोन ने रिफ्लेक्सिवली पेश्योर की तरफ देखा, जैसे वो उसकी परमिशन मांग रहा हो। पेजुएरो की भौहें सिकुड़ गई। यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर पूरी फैमिली में पहले ही डिस्कशन हो चुका था। सब कुछ शाओ शुआन की अपनी चॉइस पे डिपेंड था। पर दादी की बात सुनकर उसने बहुत ही नॉर्मल होकर जवाब दिया, मॉम बिल्कुल सही कह रही है, कैपिटल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बहुत अच्छा है। यहाँ सब तुम्हारी केयर करने के लिए मौजूद होंगे। मुक्शुन पहले तो ये सुनकर थोड़ा खुश हुआ, पर अगले ही पल उसके दिमाग में फिर से वही शक आ गया। क्या मॉम सच में मुझसे पूरी तरह निराश हो चुकी है? क्या वो अब मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं? उसे लगा कि मॉम उसे जानबूझकर कैपिटल सिटी भेजना चाहती हैं ताकि वो घर से बहुत दूर रहे और उसे बार बार उनके सामने न आना पड़े। ये सोचते ही उसका मूड फिर से खराब हो गया, पर वो सबके सामने कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल ला ली। थैंक गॉड उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था, वरना सब समझ जाते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दाद की फैमिली को कैपिटल सिटी में सिर्फ 2 ही दिन रुकना था। पेजुएरो चाहती थी कि वो मुझे यहाँ की महंगी और अच्छी जगहों पर घुमाए। आखिरकार मैं पहली न्यू ईयर के दिनों में यहाँ के बड़े और ऐतिहासिक टेम्पल्स, मंदिरों में जाना बहुत ही कॉमन बात थी। ज्यादातर लोग यही करते थे और ऊपर से यहाँ एक बहुत बड़ा न्यू ईयर टेम्पल फेयर मंदिर का मेला लगा हुआ था, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ और रौनक थी। तीसरे दिन ताऊ जी की फैमिली का भी मन हुआ और उन्होंने कहा, जब हम इतने सालों बाद मिले हैं तो क्यों ना सब साथ में ही चले, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। और इस तरह पूरी फैमिली 2 बड़ी लग्जरी बिजनेस कार्स में बैठकर मेले के लिए निकल पड़ी। मेंग सीजे पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा था, वो भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ गया। उसने जबरदस्ती मुशान का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठ गया और ताऊ जी के छोटे बेटे को वहाँ से हटा दिया। मूरुक्षे स्वभाव से थोड़ी शांत और शर्मीली लड़की थी। उसे बहुत ज्यादा बोलना या चापलूसी करना नहीं आता था, पर वो साफ दिल की थी। बचपन से ही उसकी और मुयुए की बहुत अच्छी पटती थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी और गाड़ी में बैठकर मजे से बातें कर रही। मैंने बहुत ही डीप नजरों से उन दोनों को देखा। सच में एक जैसे लोग ही एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। मुयुए खुद एक नंबर की बेवकूफ थी तो उसकी दोस्त भी वैसी ही सीधी सादी थी। मुयुए ने मेरी लुक नोटिस की और बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देखा। ये अब क्या सोच रहा है? न्यू ईयर का टाइम है, भगवान के लिए ये मुझे फिर से डांट न पड़वा दे। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। हमारी गाड़ियां आखिरकार कैपिटल सिटी के सबसे बड़े और मशहूर ऐतिहासिक मंदिर के सामने आके रुकी। इस मंदिर का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना था। कई राजा आए और गए, बहुत सी लड़ाइयां हुई, पर यह मंदिर हमेशा से सेफ रहा और इसकी जड़ें आज भी बिल्कुल वैसी ही मजबूत थी। जाओ चन भगवान की मूर्ति को ऐसे घूर कर नहीं देखते, ये बहुत बड़ी बदतमीजी होती है। भगवान नाराज हो जाएंगे। पेगजुरो ने अपनी पूजा खत्म की और जब उसने मुड़कर देखा तो नोटिस किया कि उसका बेटा एकदम सीधे घुटनों के बल बैठा है, पर उसकी आंखें सामने रखी भगवान की मूर्ति को बिना पलक झपकाए घूरे जा रही थी। मैंने अपनी नजरें हटाई। मॉम, क्या आपको इस मूर्ति का स्टाइल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? पेगजुरो ने बहुत ही कैजुअल होकर मूर्ति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी ना क्या क्या सोचते रहते हो। भगवान की मूर्तियां ऐसी ही तो होती हैं, इसमें अजीब क्या है? इस मुख्य हॉल की ये मूर्ति 300 साल से भी ज्यादा पुरानी, जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हो। हॉल से बाहर निकलने के बाद मैंने अपने डाउट्स को दिमाग से निकाल दिया। हो सकता है मैं खुद ही बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। ये मंदिर 300 साल पुराना है, यहाँ हजारों लोगों ने अपनी श्रद्धा और मन्नतें दी हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती भी तो इतने सालों की पूजा पाठ से वो सब साफ हो चुकी होती। पेजुएरो यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी थी। यहाँ का नजारा और पहाड़ सच में बहुत खूबसूरत थे। न्यू ईयर से पहले कैपिटल सिटी में बहुत हैवी स्नोफॉल, बर्फबारी हुई थी और पिछले कुछ दिनों से ठंड इतनी ज्यादा थी कि पहाड़ों की बर्फ अभी तक पिघली नहीं थी, जो पूरे नजारे को और भी जादुई बना रही थी। जब मैंने सुना कि हम पहाड़ पर बर्फ देखने जा रहे हैं तो मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी असली बर्फ नहीं देखी थी। जहां तक मुझे याद था शायद कभी नहीं देखी थी। वांगसी सिटी में मुझे कितना टाइम हो गया था मुझे खुद याद नहीं था और वहां आने से पहले की लाइफ की तो मेरे पास कोई याद ही नहीं थी, वरना मुझे बर्फ का थोड़ा तो आइडिया होता। पेजुएरो ने मुझे आगे चलते हुए देखा। मैं बर्फ पर खुशी से कूद रहा था। घर का वो शांत, गंभीर और मचूर रूप जैसे कहीं गायब हो चुका था। इस टाइम में बिल्कुल अपनी उम्र के एक छोटे लड़के जैसा लग रहा था। अपने बेटे को इस तरह आजाद और खुश देखकर माँ के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और ममता भरी स्माइल आ गई, पर उसकी आंखों के पीछे एक बहुत ही गहरा अफसोस और दर्द भी था कि उसने अपने बेटे के बचपन के वो खूबसूरत साल मिस कर दिए। बहनों ने भी जब भाई का ये रूप देखा तो वो थोड़े सरप्राइज हुई। उन्हें लगता था कि ये नया भाई बहुत ही सख्त और बोरिंग है, पर आज समझ आया कि वो अभी भी दिल से एक बच्चा ही है। मुयुए के दिल में भी अचानक अपने भाई के लिए बहुत प्यार उमड़ आया।
उसने मन ही मन सोचा कि ये मेरा छोटा भाई है, भविष्य में मुझे इसकी हर छोटी गलती को माफ कर देना चाहिए। आखिरकार मैं इसकी चौथी बहन हूं ना। दाले चलते मू यूए के दिमाग में एक शरारत सूझी। वो धीरे से नीचे झुकी, अपने हाथों में ढेर सारी बर्फ ली, उसका एक सॉलिड स्नोबॉल बर्फ का गोला बनाया और पूरी ताकत से आगे चल रहे बर्फ सीधा मुझ पर लगी। मैं रुका और पलट कर घूरा। तीनों बहनों ने तुरंत उंगली मू यूए पर तान दी। मैंने आंखें सिकोड़ी, हिम्मत तो देखो, मुझ पर स्नो फेंकी। वो मुझे प्रोवोक कर रही थी। मैं उसे घूरता रहा और फिर अचानक स्माइल कर दी। मेरी व्हाइट टोपी से 2 फ्लफी पॉम्स लटक रहे। मेरी वो स्माइल और चबी गाल देखकर मैं किसी क्यूट किटन जैसा लग रहा था। चारों बहनों के दिल में करंट सा दौड़ा। मन किया कि आके मेरे गाल खींच ले। हमारा छोटा भाई इतना क्यूट है, उसके सीरियस लुक से ये एकदम अलग वाइब थी। मेरा ये क्यूट इंप्रेशन उनके दिमाग में छप गया। मू यूए भी ब्लैंक होकर सोचने लगी कि मैं शौक शान से ज्यादा क्यूट हूँ। तभी एक बड़ा सा स्नोबॉल सीधा उसके चेहरे पर आ लगा। वो बचने की कोशिश में थी पर बच नहीं पाई। वो शौक में खड़ी रह गई। मैंने कमर पर हाथ रखे और प्राउड होकर हंसा। मुझे मारेगी और फिर बच जाएगी, सपने देखना बंद कर। पेशवेरों ने भी मुझे चीयर किया। वेल डन शाओचेन, तुम्हारी 4th सिस्टर इसी लायक है, इसे अच्छे से धो डाल, बस जान से मत मारना। मॉम, क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? मू यूए ने रोते हुए चिल्लाया। पेशवेरों ने उसे इग्नोर किया। काश तू मेरी बेटी न होती, पर तेरी शक्ल मुझसे मिलती है। मू यूए का दिल टूट गया। मॉम ने हाथ हिलाया। अगर स्नो से चोट लग गई तो तू सच में एक नूब है। इसी बीच मैंने एक और स्नोबॉल दे मारा। मैं वैसे भी इसे सबक सिखाना चाहता था। हाइट बढ़ गई पर दिमाग बच्चों वाला है। मैंने उसे धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सोचा था कि वो इतनी स्ट्रांग है तो एक छोटे लड़के से जीत जाएगी, पर रियलिटी बहुत कड़वी थी। मैंने उसे इतना मारा कि वो सिर छुपाकर भागने लगी और वो तीनों बेवकूफ बहनें बस मजे से तमाशा देख रही थी। किसी ने उसकी हेल्प नहीं। इस पूरी फैमिली में सच में वही थी जिसे किसी डस्टबिन से उठाकर लाया गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मो उक श्वान और मैंग सीजे की आवाज सुनकर हम रुके। मू यूवे ने राहत की सांस ली। एक छोटे भाई से हारना सच में बेइज्जती थी। जब मूक श्वान ने मू यूवे की हालत देखी, कपड़े गंदे, बाल चिड़िया के घोंसले जैसे और उन पर स्नो, और मुझे एकदम क्लीन देखा तो वो भड़क गया। शाओ चन, तुमने 4th सिस्टर का ये क्या हाल बना दिया है? मू यूए समझ गई कि बात बिगड़ेगी। उसने मेरे बोलने से पहले सफाई देनी चाहिए, पर मैंने उसे चांस ही नहीं दी। अगर तुम बीच में ना आते तो मैं इसे और धोता। और शुरुआत इसने की थी। मूक श्वान अटक गया। पर तुम उसे ऐसे तो नहीं मार सकते ना। मू यूए ने जल्दी से बात संभाली। शाओ श्वान, मैं ठीक हूँ, हम बस खेल रहे थे, दर्द नहीं हो रहा, बस कपड़े गंदे हुए हैं। मेरा सारा मूड खराब हो गया था। मैंने स्नो फेंकी, हाथ साफ किए और मॉम के पास चला गया। मॉम, चलिए आगे चलते हैं। पेक्श्योरो ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उन दोनों से भी साथ चलने को कहा। मेरी नजरें सीधे मू एक्सवान पर थी। मैंने उस फंगशुई मास्टर की मदद की थी, अब उसे मेरा काम करना ही पड़ेगा। खैर, मंदिर का चक्कर लगा के हमारी फैमिली सेफली विला वापस आ गई। कैपिटल सिटी में 2 दिन बिताने के बाद हम हाई सिटी लौट आए। घर आते ही दाद मेरे स्कूल एडमिशन में बिजी हो गए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने मुझे मू शुअन वाले स्कूल में ही भेजने का डिसाइड किया। उन्हें लगा एक ही क्लास में होने से हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। हालांकि मेरे टेम्पर को देखते हुए उन्हें खुद अपनी इस बात पर 1% भी भरोसा नहीं। शायद हालात उतने खराब ना हो। विंटर वेकेशन में मेरी पढ़ाई जोरों पर थी। बहनों के साथ साथ प्राइवेट ट्यूटर्स भी लगे थे। पहले उन्हें मेरा एजुकेशन लेवल नहीं पता था, पर जल्द ही सब क्लियर हो गया। भले ही मैं स्कूल नहीं गया था, पर मेरी गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था और मेरी लर्निंग पावर बहुत फास्ट थी। डैड और मॉम बहुत खुश थे कि मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। आखिरकार स्कूल खुलने का दिन आ गया। डैड ने अपना ऑफिस डिले किया ताकि वो मुझे खुद स्कूल ड्रॉप कर सके। कार में परेशान पेशवेरो और मुयुए भी थी। रास्ते भर मॉम मुझे इंस्ट्रक्शंस देती रही। मैं तो शांत था, पर मुयुए इरिटेट हो गई। मॉम, बस भी कीजिए, वो कोई खतरनाक मिशन पर नहीं जा रहा, वो रोज घर ही तो आएगा। पेक्श्योरो ने उसे घूरा। तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो। इस स्कूल में अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अगर शाओ श्वान का ये आखिरी सेमेस्टर ना होता तो मैं शाओ चन को यहाँ कभी नहीं भेजती। उस इंसिडेंट को याद करके मॉम परेशान हो गई। चुपचाप बैठे मू इक्श्वान को देखकर मॉम ने अपनी बात मन में ही दबा ली। उन्होंने सोचा कि अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे दोबारा बोलना ठीक नहीं। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कोई बुली नहीं कर सकता। मैं समझ रहा था कि उन्हें क्या टेंशन थी। भले ही मैं मू फैमिली का यंग मास्टर हूँ, पर अगर नॉर्मल इंसान भी होता तो जो मुझसे पंगा लेता मैं उसे 100 गुना भारी सजा देता। ये दुनिया कमजोरों को दबाती है। अगर तुम उनसे ज्यादा खतरनाक बन जाओगे तो वो खुद डरेंगे। मॉम डैड ने हमें गेट तक छोड़ा क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं था। हमें अंदर जाते देख मॉम अभी भी परेशान थी। डैड ने उन्हें तसल्ली दी, टेंशन मत लो, शाओ चन बहुत स्मार्ट है, वो चुप बैठने वाला नहीं है। मॉम ने उन्हें एक ठंडी लुक दी। मुझे उसके टेम्पर का पता है, तभी तो डर है कि कहीं किसी से भिड़ न जाए। स्कूल के अंदर जाकर मैं अपनी क्यूरियोसिटी छुपा नहीं पाया। आज के बच्चे सच में लकी हैं, थोड़े से पैसों में इतनी शानदार और क्लीन जगह पर पढ़ सकते हैं। गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटर। पहले के टाइम में तो सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही अच्छी एजुकेशन मिलती थी।
पर मेरे दिमाग में ये पुरानी बातें कहाँ से आ रही हैं? क्या मैंने ये सब अपनी पास्ट लाइफ में देखा था? मुझे कुछ याद नहीं आया, तो मैंने सोचा कि पक्का किसी गोस्ट से सुना होगा। मू शुआन मुझे ऐसे हैरान होकर चारों तरफ देखते हुए नोटिस कर रहा था। उसने अपनी आंखें झुका ली ताकि उसकी नफरत मुझे न दिखे। शाओचन, क्या तुम्हें अपनी क्लास का रास्ता पता है? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैंने उसे ठंडी लुक दी, कोई जरूरत नहीं। मू शुआन ने फेक स्माइल दी। ठीक है, तो खुद चले जाओ, तुम्हारी क्लास ऊपर है, मिल जाएगी। वो मन ही मन बहुत खुश था कि मैं विंटर वेकेशन से ठीक पहले स्कूल आया, जिससे वो दूसरों की गंदी नजरों से बच गया। ये सोचकर वो मुड़ा और अपनी क्लास की तरफ चला गया। मैंने एफ क्लास के बैक डोर पे जाकर बोर्ड देखा और एकदम चुप हो गया। अब समझ आया कि दाद का एक्सप्रेशन इतना अजीब क्यों था। क्या तुम नए स्टूडेंट्स मूचन हो? एफ क्लास के क्लास टीचर जल्दी से वहां आए। मैंने मुड़कर उन्हें स्कैन किया और बहुत तमीज से झुककर ग्रीट किया। ग्रीटिंग्स टीचर। टीचर शॉक रह गए। ये लड़का इतना संस्कारी है। मूचन बेटा, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम लियू है। सब मुझे प्यार से दालियू कहते हैं। तुम भी बुला सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। मैंने सीरियस होकर सिर हिलाया। आप टीचर हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है। मैं आपको दालियू कैसे बुला सकता हूँ? टीचर लियू का दिल ये सुनकर सच में पिघल गया, पर उनकी खुशी तुरंत गायब हो गई। चलो, क्लास का टाइम हो गया है, अंदर आओ। टीचर लियू अंदर गए, पर क्लास के स्टूडेंट्स शोर मचाने में मस्त रहे। सब शांत हो जाओ, क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। उन्होंने जोर से चिल्लाया। शोर रुका और सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। इस टाइम नया एडमिशन लड़का काफी हैंडसम है यार, टीचर लियू ने ऑकवर्ड फील करते हुए कहा। मूचन, अपना इंट्रोडक्शन दो। मैंने बहुत शांत नजरों से उन्हें देखा। मैं मूचन हूँ, बस मेरा इंट्रोडक्शन खत्म। मैंने उसे अजीब नजरों से देखा। तो क्या पूरी कहानी सुनाऊं? इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद सीट डिसाइड होनी थी। टीचर लियू अभी सोच ही रहे थे कि मैंने खुद क्लास स्कैन की और सीधे एक खाली सीट की तरफ बढ़ गया। मुझे वहां बैठते देख पूरी क्लास के मुंह शौक से खुले रह गए। उनकी आंखों में एक मजाक वाली चमक थी, जैसे किसी बड़े ड्रामे का वेट कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? मैंने अपने डेस्क मेट को देखा। क्या मैं यहाँ नहीं बैठ सकता? बिल्कुल नहीं, मुझे किसी के साथ बैठना पसंद नहीं है, लू चियूपिंग ने गुस्से में कहा। मैंने आराम से बोला, ओ तो फिर तुम खुद अपनी सीट चेंज कर लो। लू चियूपिंग शॉक रह गई, फिर हंसते हुए बोली, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुमने इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं। मुझे कैसे पता होगा? ये मत सोचना कि तुम लड़के हो तो मैं मारूंगी नहीं। मैंने उसे एक लुक दी। अगर सच में लड़ना है तो बाहर चलो, हम दोनों फाइट करते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी हर बात मानोगी, और अगर तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बोलो क्या डील है? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया और फिर सब जोर से हंसने लगे। हाँ, ये पिंक सिस्टर से लड़ेगा, लू चियूपिंग ने घमंड से कहा। मैं लड़कों पे हाथ नहीं उठाती, तुम तो मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने हल्की सी स्माइल की। मुझे लग रहा है तुम डर रही हो कि हार जाओगी। लू चियूपिंग गुस्से में उठी। मैं हारूंगी? ठीक है, अगर हड्डियां तुड़वानी है तो चलो। पहले वो मेरे लुक्स की वजह से छोड़ रही थी, पर अब उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। उसे लगा मैं भी बाकी लड़कों की तरह उस पर लाइन मार रहा हूँ। मैं अपनी सीट पर तमीज से बैठ गया। क्लास शुरू होने वाली है, चुपचाप बैठ जाओ। उधर मू शुआन जब अपनी क्लास में गया तो उसके अमीर दोस्तों ने पूछा, शाओ शुआन, तुम्हारा भाई तुम्हारी क्लास में क्यों नहीं आया? मू शुआन ने धीरे से बोला, शाओ चन एफ क्लास में गया है क्या? एफ क्लास? इसका मतलब उसका लेवल बहुत घटिया है। तुम्हारे मॉम डैड तो दिखा रहे थे कि वो उसे प्यार करते हैं, फिर एफ क्लास में क्यों भेजा? वहाँ तो सिर्फ वो बिगड़ैल बच्चे जाते हैं जिन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं होता। इसका मतलब मू फैमिली उसे उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। भले ही सगा है पर बाहर पला है। तुम्हारे जैसे वेल मेरिड लड़के के सामने वो कुछ नहीं है। हमारी नजरों में तो तुम ही असली यंग मास्टर हो। मू शुआन ने फेक टेंशन दिखाई। ऐसा नहीं है, वो बस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। उसने ये छुपा लिया कि दाद मुझे नो वन क्लास में डाल रहे थे, पर मैंने खुद मना किया था। दोस्त ने मुंह बनाया, सिर्फ एफ क्लास की औकात है उसकी, तुम नो वन हो और वो वहाँ। तुम दोनों के बीच का गैप साफ दिख रहा है। मू शुआन ने सफाई देने का नाटक किया। वो बचपन से एक पुराने टेंपल में रहा है, उसने कभी स्कूल नहीं देखा, तो एफ क्लास मिलना ही बड़ी बात है। अरे यार, ये सेमेस्टर आधा खत्म हो चुका है, अब क्या ट्रांसफर होगा? वैसे क्या वो सच में टेंपल में रहा है? इस सीक्रेट को सुनते ही क्लास के बाकी बच्चे भी गॉसिप करने आ गए। इस बारे में बात करने का फायदा नहीं, क्लास का टाइम हो गया है। मू यूएक्स युएन ने उन्हें वापस भेजा, पर वो जितना बात छुपाने की एक्टिंग कर रहा था, बच्चों के मन में उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। मू शुआन अपनी बुक खोलकर शांत बैठा था। तभी उसने साइड में देखा, जहां हमेशा उसका खास दोस्त जांग यान बैठता था, पर आज वो सीट खाली थी। जांग यान स्कूल नहीं आया था। फिर उसकी नजर क्लास के एक दूसरे कोने पर गई और उसे लगा जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो। उसने झटके से आंखें हटा ली। वो सीट वेन्यूमो की थी। उस हादसे के बाद सब बदल चुका था। नॉर्मली नो वन क्लास के बच्चे एफ क्लास वालों से कोई मतलब नहीं रखते थे, पर आज क्लास खत्म होते ही एक स्टूडेंट भागता हुआ आया और चिल्लाया, बड़ी न्यूज, एफ क्लास के बच्चे लड़ने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एफ क्लास में फाइट कौन सी नई बात है? अरे नहीं यार, उस लड़के ने एक्साइटमेंट में कहा। इस बार जो लड़ रहा है वो पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर चेहरा है। मिडिल
मिडिल स्कूल से ही वो एक फेमस फिगर रही है, बस नेगेटिव सेंस में। और हाँ, मूचंद ने ही F क्लास के सामने खुद पंगा लिया है। कहा है कि स्कूल के बाद छोटे जंगल वूज में मिले उस लड़के ने हंसते हुए मू एक्सवान को देखा। मुक श्वान यार, तुम्हारा ये भाई तो सच में कमाल है। उसने लू चियूपिंग को चैलेंज कर दिया। क्या उसने मार्शल आर्ट सीखी है? पक्का बहुत स्ट्रांग होगा। जब मुक श्वान को कंफर्म हुआ कि वो मजाक नहीं कर रहा तो वो झटके से उठा और बाहर की तरफ चल दिया। उसका दिल गुस्से और घबराहट से उबल रहा था। मूचंद पागल हो गया है क्या? वो किसी से भी पंगा ले ले। क्या उसे लगता है कि ये स्कूल भी मू फैमिली का घर है जहाँ सब उसे बर्दाश्त करेंगे और मनमानी करने देंगे? वो गुस्से में आग बबूला होकर मूचंद को ढूंढने F क्लास की तरफ बढ़ा, पर आधे रास्ते में ही उसके कदम रुक गए। उसने अपने होठ चबाए, मुट्ठियां कस ली और आंखों में एक चालाकी चमक उठी। अगर मैंने उसे रोक लिया तो अच्छा है, मॉम डैड मुझे ब्लाइम नहीं करेंगे, पर अगर मैंने नहीं रोका और वो सच में लू चियूपिंग से भिड़ गया तो पक्का मुसीबत खड़ी होगी। लू चियूपिंग से वो कभी डायरेक्ट नहीं मिला था, पर उसकी स्टोरीज बहुत सुनी थी। वो जानता था कि लू फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है। मूचंद ने एक बहुत बड़े खतरे को इनवाइट कर लिया था। उसने दांत पीसे और वापस मुड़ गया। भाड़ में जाए, मैं क्यों टेंशन लूं? अगर मैं उसे समझाने गया तो वो मेरी सुनेगा थोड़ी, उल्टा मुझे ही बेइज्जत करेगा और सबके सामने मेरा तमाशा बनेगा। फाइट स्कूल के बाद है ना, तो स्कूल खत्म होने के बाद ही रोकने का नाटक करूंगा। अगर वो नहीं माना तो सीधे एल्डर सिस्टर को कॉल कर दूंगा, फिर मॉम डैड भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। उधर F क्लास में पूरी सुबह माहौल एकदम गर्म रहा। दालियू ने उन दोनों की बातें सुनी थी, पर उसे मजाक ही समझा। क्लास खत्म होने के बाद उसने च्यूपिंग को थोड़ा समझाया कि वो एक लड़के के मुंह न लगे, इससे उसका स्टेटस खराब होगा। इतना बोलकर वो चला गया। उसे लू च्यूपिंग के नेचर का थोड़ा आइडिया था। लगा कि वो नए लड़के पर गुस्सा नहीं निकालेगी, पर उसे नहीं पता था कि मैं भी कोई सीधा साधा इंसान नहीं हूँ। तो जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, F क्लास की पूरी भीड़ मजे से स्कूल के पीछे वाले छोटे जंगल की तरफ निकल पड़ी। मैंने अपने पीछे आ रही उस भीड़ को देखा और फिर मेरी नजरें लू च्यूपिंग पर टिक गईं। मैं सोच रहा था कि क्या इसे वार्न कर दूं कि इन फालतू बच्चों को भगा दे, वरना बाद में इसकी बहुत गंदी बेइज्जती होगी। आखिर अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। वांगसी सिटी में भी रोज यही ड्रामा होता था। जब लड़ नहीं पाते थे तो रोते चीखते मेरे पास आते थे कि मेरे साथ इंसाफ करूं। अब मैं इसमें क्या इंसाफ करूं? अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो अपनी हार मान लो। बाद में किसी ने इन छोटी बातों को लेकर मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सिस्टर की जगह सिटी का सारा मैनेजमेंट देखता हूँ। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम कहाँ है? लू च्यूपिंग को लगा कि मेरी नजरों में कुछ गड़बड़ है, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। तुम आखिर कैसे लड़ना चाहते हो? फाइट शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। अगर तुम अभी अपनी गलती मान लो और माफी मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लू चियूपिंग ने बहुत ही घमंड से कहा। एक लड़के के साथ लड़ना सच में एम्बैरेसिंग था। जीतने पर भी उसका मजाक ही बनता, पर ऐसे ही छोड़ना भी उसके ईगो के खिलाफ था, इसलिए उसका माफी मांगना जरूरी था। तुम्हें जैसे लड़ना है लड़ो, फालतू बकवास बंद करो और जल्दी शुरू करो। मुझे जल्दी घर भी जाना है। म्यू फैमिली का ड्राइवर आ गया होगा। लू चियूपिंग का खून खौल उठा। उसे लगा कि ये लड़का खुद पिटने आया है तो अब कोई रहम नहीं। उसने बड़ा दिल दिखाया था, पर सामने वाला कुछ ज्यादा ही हवा में था। म्यू एक्स क्लास खत्म होते ही तुरंत निकल गया। सबको लगा कि वो मुझे रोकने जा रहा है। वो सच में छोटे जंगल गया था, पर दूर से ही एक नजर देखकर वो पलट गया और सीधे स्कूल गेट की तरफ भाग गया। गेट पर पहुंचते ही उसने मू फैमिली की कार देखी और ड्राइविंग सीट से जो इंसान उतरा वो एल्डर सिस्टर मू वांटिंग। उसकी आंखें चमक उठी। वो तेज कदमों से उनके पास गया और हड़बड़ाते हुए बोला, एल्डर सिस्टर, अच्छा हुआ आप आ गई। शाओ चन किसी के साथ फाइट करने गया है, प्लीज जल्दी जाकर उसे रोकिए। मू वांटिंग एकदम ब्लैंक हो गई। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। फाइट? तुम कह रहे हो कि शाओ चन फाइट करने गया है? मुक श्वान ने चेहरे पर बहुत ही गहरी टेंशन का नाटक किया। पता नहीं कैसे स्कूल के पहले ही दिन वो क्लास के सबसे खतरनाक स्टूडेंट से भिड़ गया और अब स्कूल के बाद छोटे जंगल में फाइट करने गए। वो मेरी एक बात नहीं सुन रहा। एल्डर सिस्टर, आप जल्दी चलिए, अगर लेट हो गए और उन लोगों ने उसे पीट दिया तो क्या होगा? मू वांटिंग ये सुनते ही बुरी तरह घबरा गई। उसने और कुछ नहीं पूछा और सीधे स्कूल के अंदर भागी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकना चाहा, पर उसने अपना स्टेटस दिखाया और कहा कि घर के बच्चे के साथ कुछ बुरा हो गया है। गार्ड की हिम्मत नहीं हुई और उसने उसे अंदर जाने दिया। मुखवान पूरी टेंशन दिखाते हुए एल्डर सिस्टर को छोटे जंगल की तरफ ले जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी और इंतजार झलक रहा था। मू वांटिंग अपने भाई की फिक्र में इतनी पागल थी कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया। वो दोनों हड़बड़ाहट में जंगल पहुंचे, पर सामने का सीन देखकर दोनों के होश उड़ गए और वो एकदम सन्न रह गए। खासकर मू वांटिंग, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचकर आई थी कि उसका भाई पिट रहा होगा। आप स्कूल के अंदर कैसे आ गईं? काफी टाइम हो गया है, चलिए घर चलते हैं। मू वांटिंग को होश आने में काफी टाइम लगा। जब उसने देखा कि मैं काफी आगे निकल चुका हूँ तो वो जल्दी से मेरे पीछे भागी। जब हम कार में आकर बैठे तब जाकर उसका दिमाग काम करने लगा। उसने बहुत ही अजीब और कॉम्प्लेक्स नजरों से मुझे देखा। मैंने उसकी आंखों में देखा और बिल्कुल सच्चाई से कहा, मैंने अभी अभी एक फाइट लड़ी है और मैं जीत गया। ये बहुत छोटी सी बात है, तो मॉम डैड को कुछ मत बताना, फालतू में उन्हें टेंशन होगी। आपको क्या लगता है? उसे अभी भी लग रहा था कि ये गलत है। वो किसी के साथ फाइट कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, वो जीत कैसे गया? क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखी है?
इसके अलावा उसके दिमाग में कोई और रीजन आ ही नहीं रहा था। हाँ, मैंने सीखी है और मैं इसमें काफी एक्सपर्ट हूँ। वांगसी सिटी में सिस्टर को छोड़कर मैं ही सबसे पावरफुल था। मू वांटिंग मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई। तभी मू शुआन भी हफ्ता हुआ कार के पास आया, दरवाजा खोला और पीछे बैठ गया। वो अभी अपनी सांसें काबू कर ही रहा था कि मैंने एक ही झटके में अपनी बात उस पर दे मारी। आज की बात मॉम डैड को पता नहीं चलनी चाहिए, उन्हें फालतू की टेंशन होगी समझे। मू शुआन ने जब मेरी वो ठंडी और बेपरवाह आंखें देखी तो उसकी सांसें अटक गईं। उसने तुरंत मू वांटिंग की तरफ देखा, पर वो तो खुद अभी तक शॉक में थी। उसने मूक शुआन की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। मूक शुआन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने बहुत ही लाचार और दुखी होकर अपनी आंखें झुका ली। मुझे समझ आ गया मैं मॉम डैड से कुछ नहीं कहूंगा। रास्ते में मू वांटिंग खुद को रोक नहीं पाई और पूछ ही लिया, ज़्याओ चैन, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, आप लोगों ने मुझसे कभी पूछा ही कहा था। मू वांटिंग एकदम से चुप हो गई। जब उसने ध्यान से सोचा तो उसके दिल में एक बहुत ही गहरा गिल्ट पैदा होने लगा। श्याओ चैन के घर आने के बाद हमने कभी उसकी परवाह ही नहीं की, कभी उससे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं पूछा। हम तो बस यही टेंशन लेते रहे कि कहीं श्याओ शुआन को बुरा न लग जाए। हमें लगा कि ये बाहर पला है तो इसे मैनर्स नहीं हो, पर वो तो हमारा सगा भाई है, हमारा अपना खून। हमें बस इतना पता था कि वो एक टेंपल में बड़ा हुआ है, पर वो कैसे बड़ा हुआ, उसने कैसे दिन काटे, हमने कभी नहीं सोचा। वो लेडी ऑफिसर गुरु के मरने के बाद उसने वो आखिरी के कुछ महीने अकेले कैसे बिताए? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसे अपनी सेफ्टी के लिए मार्शल आर्ट्स सीखनी पड़ी? घर पहुंचते ही पेक श्योर ने तुरंत मेरे स्कूल के पहले दिन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ही सफाई से सब कुछ नॉर्मल बता दिया। उसे सपने में भी आइडिया नहीं था कि उसका सीधा सादा बेटा स्कूल में फाइट करके आया है। वो मेरी बातें सुनकर बहुत रिलैक्स हो गई। मू शुआन मेरा ये राज सबके सामने खोलना चाहता था, पर वो ये रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर में उसने खुद को यही समझाया कि अगर उसने बता भी दिया तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, उल्टा उसी का नाम खराब होगा, तो शांत रहना ही बेहतर है। शायद कुछ दिनों में हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं। श्वेरो, तुम घर में अरेंजमेंट्स देख लेना। डाइनिंग टेबल पर दाद ने अचानक ये बात कही। पेक श्वेरो को ये सुनकर हैरानी हुई। गेस्ट्स आने वाले हैं? मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? डैड ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनके चेहरे पर भी थोड़ा कंफ्यूजन था। आने वाली गेस्ट कैपिटल सिटी की 5th फैमिली की ओल्ड लेडी है। क्या 5th फैमिली की ओल्ड लेडी? पेजुएरो सच में हैरान रह गई। उनके साथ तो हमारा कभी कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, तो वो अचानक हमारे घर मेहमान बनकर क्यों आ रही है? डैड ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, वो यहाँ मेहमान बनकर नहीं आ रही है। ओल्ड लेडी हाई सिटी में कुछ काम से आ रही है और वो होटल में नहीं रुकना चाहती थी। और 5th फैमिली का यहाँ कोई घर नहीं है। एल्डर सिस्टर बुआ को ये बात पता चली तो उन्होंने उन्हें हमारे यहाँ रुकने का ऑफर दे दिया। दीदी ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमसे एक बार पूछा भी नहीं। उन्हें अच्छे से पता था कि बुआ इसके पीछे क्या गेम खेल रही है। 5th फैमिली भले ही कैपिटल सिटी में नंबर 1 अमीर ना हो, पर उनका स्टेटस और पावर सबसे अलग है। वो लोग पॉलिटिक्स या बिजनेस नहीं करते, बल्कि वो प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी और डेस्टिनी बदलने का काम करते हैं। पुरानी कहानियों के हिसाब से उनके पूर्वजों ने देश पर आने वाली एक बहुत बड़ी आफत की भविष्यवाणी की थी और पूरे देश का भाग्य बदल दिया था। उसी के बाद से ये एम्पायर बना। कुदरत के राज खोलने की वजह से उनके पूर्वज की अननेचुरल मौत हो गई, पर 5th फैमिली की पावर और रेपुटेशन आसमान छूने लगी। लेकिन हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। देश का भाग्य बदलने की सजा सिर्फ एक मौत नहीं थी। इसके बाद से 5th फैमिली के वारिस धीरे धीरे खत्म होने लगे। पूरी फैमिली में सिर्फ 3 ही वारिस बचे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। और मेन ब्रांच डीसी में तो सिर्फ एक ही लड़का था। सबसे बुरी बात यह थी कि उस इकलौते वारिस के साथ कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सुना है वो कोमा में चला गया है और कभी भी मर सकता है। वारिस खत्म हो रहे थे और उनकी पावर्स भी कम होती जा रही थी। एक इतना बड़ा खानदान आज इस हालत में आ गया था जिसे देखकर सब अफसोस करते थे, पर फिर भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो 5th फैमिली को नीचा दिखाए, क्योंकि उन्हें ऊपर गवर्नमेंट का सीधा सपोर्ट था। वो जो लड़का कोमा में था वो बचपन से प्रेसिडेंट युएनशो के महल में पला बड़ा था। देश के सुप्रीम लीडर उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है और ऐलान किया है कि जो उसे ठीक करेगा उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। भले ही 5th फैमिली खत्म हो रही हो, पर उनकी पावर आज भी अनटचेबल है। बुआ जी पक्का इस कनेक्शन से कोई बड़ा फायदा उठाना चाहती हैं, पर इसमें हमारी फैमिली को क्यों घसीट रही है? ओल्ड लेडी की उम्र बहुत ज्यादा है। अगर हमारे घर में उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर सब ठीक रहा तो फायदा बुआ को होगा, हमें हाई सिटी में कुछ नहीं मिलेगा। ये तो फालतू में मुसीबत मोल लेना हुआ। दाद ने पत्नी का चेहरा देखा और समझ गए कि वो क्या सोच रही है। वो खुद भी इस मैटर में नहीं पड़ना चाहते थे। कैपिटल सिटी छोड़कर हाई सिटी आने का उनका मोटिव क्लियर था। उन्हें कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं करना था। वो बस इतनी मेहनत करना चाहते थे कि उनकी पत्नी और बच्चे एक लग्जरी लाइफ जी सके, जहां उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। पत्नी आराम से स्पा जाए, शॉपिंग करे, विदेशों में घूमे, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले। एक पिता के रूप में वो उन्हें जिंदगी भर तो नहीं संभाल सकते। अगर भविष्य में वो कामयाब नहीं हुए तो नॉर्मल लाइफ जिएंगे, वो उनके लिए दिन रात गधों की तरह काम नहीं करेंगे। पर श्याओ चन उसे उन्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करना था। उसने अपनी आधी जिंदगी बहुत तकलीफ में काटी है, तो अब उसे हर खुशी देनी थी। डैड सोच रहे थे कि 5th फैमिली
फैमिली से कनेक्शन जुड़ना शाओ चन के लिए अच्छा होगा। भविष्य में उसकी शादी किसी अच्छी जगह हो सकेगी। पर वो ये बात बच्चों के सामने नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने कहा तुम फालतू की टेंशन मत। भले ही उन्होंने हाँ कह दिया हो, पर जरूरी नहीं कि वो सच में आएंगी, और अगर वो आ भी गई तो ये हमारे लिए अच्छी बात ही है। स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट होना कभी नुकसान नहीं देता। पेजूरो के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बुआ जी ने सोच लिया है, अगर वो मना करते तो दादी जी को बीच में ले आती। घर के बाकी बच्चे ये सुनकर थोड़े एक्साइटेड लग रहे थे, पर सिर्फ मैं अकेला था जो अपनी प्लेट से नजरें हटाए बिना मजे से डिनर कर रहा था, जैसे दुनिया का सबसे बेस्ट खाना खा रहा हूँ। डैड मुझे देखकर थोड़े परेशान हो गए। शाओ चन कुछ ज्यादा ही भोला और सीधा है। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी। अगर इसे कोई सच्चा इंसान नहीं मिला और इसकी शादी किसी चालाक अमीर परिवार में हो गई तो वो लोग इसे कच्चा चबा जाएंगे, और नॉर्मल परिवार में भेजा तो ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वो सोच रहे थे कि पत्नी से कहेंगे कि इसे दुनियादारी सिखा। ये सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना सीधा होना ठीक नहीं है। जब दाद अपने दिमाग में फालतू की बातें सोच रहे थे, मैंने अपनी प्लेट का आखिरी निवाला निगला और बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ अपना डिनर खत्म किया। जैसे ही मैंने नजर उठाई, मेरी आंखें अपने पिता की उलझी हुई नजरों से टकराई। मैं पल भर के लिए रुका। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है जो इन्हें टेंशन हो रही है कि मैं घर खाली कर दूंगा? मुझे क्या पता था कि वो मेरी शादी की टेंशन ले रहे हैं। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा और F क्लास में कदम रखा, जो क्लास अभी तक बाजार की तरह शोर कर रही थी, वो अचानक एकदम शांत हो गई, जैसे सब यमलोक अंडरवर्ल्ड में आ गए हों। सबने अपने मुंह बंद कर लिए और ऐसा दिखाने लगे जैसे वो बहुत बिजी हैं, पर वो छुप छुप कर मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं बिना यहाँ वहां देखे सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बगल में लू च्यूपिंग बिल्कुल गुस्से में लाल बैठी थी। ये लड़का कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या ये मुझे बेइज्जत करने का मौका ढूंढ रहा है? वो काफी देर तक वेट करती रही, पर जब मैंने अपनी बुक निकालकर आराम से पढ़ना शुरू कर दिया तो उससे रहा नहीं गया और वो चिल्लाई, तुम आखिर चाहते क्या हो? सीधे सीधे बोलो। मैंने बहुत ही अजीब नजरों से उसे देखा तो लू च्यूपिंग ने डेस्क पर जोर से हाथ मारा और खड़ी हो गई। तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? क्लास में सन्नाटा और गहरा हो गया। आसपास के स्टूडेंट्स डर के मारे पीछे खिसक गए। मैंने मासूमियत से आंखें झपकाई। ओ, तुम कल की फाइट की बात कर रही हो। तुम हार चुकी हो तो अब मैं तुम्हारा बॉस लौदा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे लगा कि अपना रुतबा सेट करना बहुत जरूरी है। मैं सीट से उठा और सीधा टीचर के पोडियम पर चला गया। मैंने अपनी ठंडी और खतरनाक नजरों से पूरी क्लास को देखा। आज से मैं F क्लास का बॉस हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे चैलेंज कर सकता है, वरना आज के बाद तुम सब मेरी हर बात मानोगे। समझ गए? भले ही मैंने लू च्यूपिंग को हरा दिया था, पर F क्लास वाले इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट, वो भी एक लड़का, वो हमारा बॉस कैसे बन सकता है? भले ही लू च्यूपिंग हार गई हो, पर क्लास में और भी लोग हैं। हम किसी कमजोर लड़के की बात क्यों सुने? ये मत सोचना कि पिंक सिस्टर को हरा दिया तो तुम बॉस बन गए। क्या पता तुमने कोई चीटिंग डर्टी ट्रिक की हो या तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। नए आए हो तो अपनी औकात में रहो। हम सिर्फ पिंक सिस्टर को अपना बॉस मानते हैं। मैंने हल्की सी भौं उठाई। तुम लू च्यूपिंग को बॉस मानते हो और लू च्यूपिंग मुझे बॉस मानती है। बात तो एक ही हुई ना। इस मुंह चन का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बाकी लोगों से बहस नहीं करना चाहता था। मैंने सीधे लू च्यूपिंग की तरफ देखा। कल का जो रिजल्ट था, क्या तुम उसे मानती हो? अगर तुम अपनी बात से मुकरना चाहती हो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर बेशर्म इंसानों का कोई क्या ही कर सकता है। मेरी इस बात पर उसे गुस्से में हंसी आ गई। उसने बहुत ही खूंखार नजरों से मुझे घूरा, अपने दांत पीसे और आखिरकार कहा, मैं मानती हूँ। वो सोच रही थी कि बदला लेने का टाइम तो आएगा ही। उसे पूरा यकीन था कि कल की फाइट एक एक्सीडेंट थी। पक्का मैंने कोई चीटिंग की थी। आखिर उसे पता भी नहीं चला कि मैंने हमला कब किया और वो सीधे जमीन पर कैसे गिर गई। उसने इतनी फाइट्स लड़ी है, वो एक झटके में कैसे हार सकती है? ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मैंने उसे बहुत ही डिस्गस्ट वाली लुक दी। तुम्हें लगता है मुझे बॉस बनने का शौक है? मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं। क्या बॉस बनना कोई अच्छी बात है? सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक बिना सैलरी की मेड नौकरानी बनने जैसा है। वांगसी सिटी में भी मैं दिन रात काम करता रहता था। अब ह्यूमन वर्ल्ड में आकर भी मुझे यही करना पड़ रहा है, पर मेरिट अच्छे कर्म कमाने के लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं। मेरा F क्लास में आना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। मैं 1 क्लास में जाने के लिए तैयार था, पर जब मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था तो मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। हवा में 2 एनर्जी आपस में टकरा रही थी, एक काली इवल शाची और एक पर्पल रॉयल पर्पल। पर्पल एनर्जी कमजोर पड़ रही थी और काली उस पर हावी हो रही थी। पर्पल एनर्जी का मतलब है कि कोई बहुत ही स्पेशल ग्वेरन इंसान है, पर काली एनर्जी का मतलब था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे तुरंत इंटरेस्ट आ गया। अगर मैंने इस स्पेशल इंसान की मदद की तो मुझे बहुत सारा मेरिट मिलेगा। जब मुझे पता चला कि वो एनर्जी F क्लास के ऊपर है तो मैं तुरंत F क्लास आ गया और मुझे पूरा शक है कि वो लकी और अनलकी इंसान कोई और नहीं, यही लू च्यूपिंग है। लू च्यूपिंग, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या 5th फैमिली के लोग सच में? डाइनिंग टेबल पर फिर से यही टॉपिक चल रहा था, पर इस बार कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, बल्कि सीधे बताया जा रहा था कि 5th फैमिली के लोग आ रहे हैं। मु रोलान और मुयाकिन बहुत रिलैक्स थे। उन्हें लगा बड़ों का मैटर है तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मु यूएक्स अपनी आंखें आधी बंद किए बहुत तेजी से कोई प्लान बना रहा था। सिर्फ मैं अकेला था जो दुनिया से बेखबर अपना खाना खत्म करने में बिजी था। पेजुएरो का मन बहुत परेशान हो गया। इतना सीधा बच्चा है, आगे इसका क्या होगा? इतनी बड़ी बात हो रही है और इसे कोई परवाह
ही नहीं है। जाओ चन, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? पेग्जुएरो ने अचानक पूछा। मैं जो मजे से खाना खा रहा था एकदम से रुक गया और आंखें झपकाई। जब मैंने देखा कि सब मेरे जवाब का वेट कर रहे हैं तो मैंने खाना निगला, थोड़ा सोचा और बोला, अब जब वो आ ही रहे हैं तो हम उन्हें बस एक नॉर्मल गेस्ट की तरह अच्छे से ट्रीट करेंगे और क्या। मू शुआन ये सुनकर भड़क गया। वो फिफ्थ फैमिली के लोग हैं, हम उन्हें नॉर्मल गेस्ट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अगर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट ही चाहिए था तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके पैरों में बिछने को तैयार हैं। वो किसी भी होटल में जाकर ये सर्विस ले सकती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हमारे घर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये फालतू का दिखावा पसंद नहीं है। हर किसी को हमेशा सर आंखों पर बैठना पसंद नहीं होता। डैड ने ये सुना तो उनकी भौहें सिकुड़ी, पर फिर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। श्याओ चन बिल्कुल सही कह रहा है। फिफ्थ फैमिली वाले कोई दिखावा नहीं करते। अब जब वो हमारे घर आ रहे हैं तो हमारी बेसिक तमीज ही काफी है। अगर हम ज्यादा ग्रांड करेंगे तो वो साफ चापलूसी चा में लगेगी। पेग्जुएरो को भी समझ आ गया, श्याओ चन सही है। ओल्ड लेडी बहुत ही लो प्रोफाइल रहती हैं। कैपिटल सिटी में भी वो कम ही नजर आती थी। उन्हें ये सब पसंद नहीं है तो हम उन्हें नॉर्मल गेस्ट की तरह ही रखेंगे। डैड ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया। ठीक है, तो यही तय रहा। सच कहूं तो वो खुद भी हैरान थे कि ओल्ड लेडी अचानक उनके घर क्यों आ रही हैं। जब उन्होंने कैपिटल सिटी में बुआ को कॉल किया था तो उन्होंने उल्टा उन्हें ही सुना दिया था। इतना बड़ा मौका किसी और को मिलता तो वो अपनी जान लगा देता, और तुम हो कि इसे ठुकरा रहे हो। तुम आखिर डर किस बात से रहे हो? फिफ्थ फैमिली को तुम्हारी इस छोटी सी प्रॉपर्टी से क्या ही मतलब होगा? अगर तुम अपनी पूरी दौलत भी उन्हें दे दो तो भी वो उनके किसी काम की नहीं है। दाद ने गुस्से में फोन काट दिया। अब जब फिफ्थ फैमिली के लोग घर आ ही रहे हैं तो आने के बाद ही देखा जाए। मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर पर कौन मेहमान आ रहा है। उस ओल्ड लेडी का मुझसे कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे उनके स्वागत सत्कार में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा पूरा फोकस इस बात पर था कि इस लू च्यूपिंग को कैसे काबू में किया जाए। स्कूल में आए मुझे लगभग 1 महीना हो चुका था और मैं यहाँ के माहौल में अच्छे से ढल गया था। मुझे लग रहा था कि आज के बच्चे सच में बहुत लकी हैं। लड़कों को भी स्कूल जाकर पढ़ने का मौका मिलता है और अगर वो चाहें तो अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पुराने जमाने में पक्का ऐसा नहीं होता होगा। F क्लास के बच्चे मुझे अपना बॉस मानकर हैरान थे। मैं क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ता था, कोई शरारत नहीं करता था और क्लास के बाद भी अपनी पढ़ाई में बिजी रहता था, बिल्कुल किसी गुड स्टूडेंट की तरह। हम F क्लास वाले कोई फर्स्ट रैंकर नहीं है। पिंक सिस्टर, क्या हम ऐसे? जीलिंग शुआंग परेशान होकर चिल्लाई। मूचन सच में बहुत गलत कर रहा है। वो खुद को एक गुड स्टूडेंट समझता है और हमें भी वैसा ही बनने के लिए फोर्स कर रहा है। वो हमें क्लास में खेलने नहीं देता और होमवर्क भी करवाता है, और तो और वो हमसे सवाल भी पूछता है। अगर जवाब नहीं दिया तो सजा भी मिलती है। जब तक कि हम जवाब ना दें, वो कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि हमारा क्लास टीचर है। दालियू भी उससे कम स्ट्रिक्ट है। क्या वो पागल है? लू च्यूपिंग को यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि शुरुआत में उसने मुझे चैलेंज करके मुझे हराने का मौका दिया था, जिसके बाद से पूरी F क्लास ने उसका विरोध करना बंद कर दिया। लू च्यूपिंग को लगा था कि वो मुझे हरा देगी, पर आज जो कुछ भी हो रहा था उसने उसे परेशान कर दिया था। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो एक लड़के से हार गई है। वो फिर से अपनी पावर दिखाना चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं वो दोबारा ना हार जाए, इसलिए उसे पूरा यकीन करना था कि वो जीत सके। उसे लगा कि मू चन कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, तो उसने फिलहाल के लिए इस मामले को टालने का फैसला किया। मुझे कैपिटल सिटी जाना है, वापस आने के बाद इस बारे में सोचूंगी। लू च्यूपिंग ने गुस्से और परेशानी में कहा। जी लिंग स्वांग चुप हो गई। उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जो लोग पिंक सिस्टर को अच्छी तरह से जानते थे उन्हें पता था कि वो कैपिटल सिटी जाने से बहुत नफरत करती है। जेंग यान हर बार कैपिटल सिटी जाने पर गुस्से में होती थी, उदास रहती थी और कभी कभी तो वायलेंट भी हो जाती थी। इस वजह से कोई भी उससे सवाल नहीं पूछता था। लाइकिंग चो ने पिंक सिस्टर के कंधे पर हाथ रखा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, अकेले मत सह। जी लिंग स्वांग ने तुरंत कहा, पिंक सिस्टर हम सब दोस्त हैं। लू च्यूपिंग हंसी और उन्हें देखते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि तुम दोनों कैपिटल सिटी में कुछ कर सकते हो? डरो मत। वो दोनों चुप रहीं क्योंकि उन्हें पिछले साल की बात याद थी। उन्हें उस वक्त लगा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब वो वापस आई तो वो पूरी तरह से घायल थी। उनकी हालत बहुत खराब थी, कपड़ों से चोटें छिप नहीं पा रही थी। उन्हें ठीक होने में 1 महीने से ज्यादा लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की, पर वो बहुत अजीब और कोल्ड बिहेव कर रही थी। उसकी आंखें देखकर डर लगता था, इसलिए किसी ने दोबारा कुछ नहीं पूछा। उन्हें समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, पर वो परवाह करती थी। लू च्यूपिंग हंसी और उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। बस करो, रोना बंद करो। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं लड़ूंगी। तीसरे दिन मैंने देखा कि लू च्यूपिंग क्लास में नहीं थी। मुझे लगा वो अभी तक आई नहीं है, पर वो एब्सेंट थी। मैंने जी लिंग शुआंग को अपने पास बुलाया। मैंने उसे ऐसे बुलाया जैसे कोई कुत्ते को बुला रहा हो। जी लिंग शुआंग मुझे इग्नोर करना चाहती थी, पर उसे मेरे गुस्से का डर था, इसलिए वो कांपते हुए मेरे पास आ गई। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरी आंखों में गुस्सा था। उसे लगा कि अगर वो नहीं गई तो अंजाम बुरा होगा। क्या हो, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? लू च्यूपिंग कहाँ है? मैंने पूछा। जी लिंग शुआंग ने अपनी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, पिंक सिस्टर ने छुट्टी ली है, वो नहीं आएगी। मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने लगा, छुट्टी ली है, ये तो ठीक नहीं है। उसका लक खराब चल रहा है, कोई डिजास्टर होने वाला है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी सोल अनस्टेबल है। बुरी एनर्जी शाची उसकी अच्छी एनर्जी जीजी को खत्म कर रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने उससे पूछा, उसने छुट्टी क्यों ली है? वो कहाँ गई है?
जी लिंगशुआंग मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या तुम कोई पुलिस ऑफिसर हो जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो? भले ही तुमने खुद को F क्लास का बॉस बना लिया है, पर तुम्हें हमें मुजरिमों की तरह ट्रीट करने का कोई राइट नहीं है। मैंने बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। जी लिंगशुआंग, सच में ये नाम बहुत ही बकवास है। मू फैमिली ने फैसला किया था कि मेहमानों का स्वागत नॉर्मल तरीके से किया जाएगा, लेकिन दिखावा करना भी जरूरी था। मू फू ने पूरी फैमिली को घर पर मेहमानों के स्वागत के लिए रहने को कहा। मैंने इस बात पर कोई विरोध नहीं किया। दूसरी तरफ F क्लास में क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता था। कल मैंने जो धमकी दी थी उसे सबने मजाक में लिया था। वो वैसे ही क्लास के दौरान और स्कूल के बाद बर्ताव कर रहे थे। आज सुबह जब वो उठे तो उनका मूड बहुत अच्छा था, पर फिर कुछ ढूंढने के लिए किसी को आवाज दे रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। उन्हें लगा कि शायद वो अभी भी नींद में है, इसलिए उन्होंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। उन्हें लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं। उन्होंने अपना गला छुआ, मुंह खोला और बिना आवाज के चिल्लाते हुए बाहर भागे। पू फैमिली में अफरा तफरी मच गई। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कल की बात से जुड़ा हुआ है। उन्हें लगा कि वो बीमार हो गए हैं, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए, पर रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल था। उनके वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल ठीक थे, पर वो फिर भी बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पूले और बाकी लोगों को कुछ हो गया है, किसी ने धीरे से कहा। जी लिंगशुआंग ने ये सुना और पूछा, क्या हुआ? उसके पास बैठी एक लड़की ने बताया, पूले के घर का सर्वेंट कुत्ता घुमा रहा था। उसने बताया कि पूले आज सुबह से बोल नहीं पा रहा है, वो गूंगा हो गया है। सबको लगा कि ये झूठ है। कल रात तक तो वो वॉइस मैसेज भेज रहा था, अचानक क्या हो गया? ये सच है। सर्वेंट ने बताया कि हॉस्पिटल में चेकअप हुआ पर कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल है। और उसके जो बाकी दोस्त हैं उन्होंने भी आज छुट्टी ली है। सब एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर यकीन करें या नहीं। किसी को कल की बात याद नहीं आई, सिर्फ जी लिंगशुआंग और लाई किंगच्यू को छोड़कर। उन्हें याद आया कि मैंने कल क्या कहा था, मैं तुम्हें सजा दूंगा कि तुम 3 दिन तक बोल नहीं पाओगे। जी लिंगशुआंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसे बहुत डर लगने लगा। किंगच्यू, क्या ये मुंह चन ने किया है? मुझे तो यही लग रहा है। कल उसने जो सजा दी थी वो बिल्कुल वैसी ही है जो पूले के साथ हुआ है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। लाई किंगच्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक गहरी सांस ली। चाहे ये इत्तेफाक हो या कुछ और, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो बहुत मिस्टीरियस है। अगर ये सच में उसने किया है तो हमारा अंजाम और भी बुरा हो सकता है। जी लिंगशुआंग ने जल्दी से सिर हिलाया। वो भी यही सोच रही थी। उस दिन के बाद से क्लास का माहौल बदल गया। अब कोई क्लास में शोर शराबा नहीं करता था। सब मेरी बात मानते थे और चुपचाप पढ़ते थे। मुझे ये देखकर बहुत तसल्ली हुई। जब तक वो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते थे, मुझे उन पर कोई पावर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। कुछ दिन बहुत शांति से गुजरे, पर इंटरनेट पर वेन्यूमो का मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। उसके पेरेंट्स ने सारे सबूत पुलिस को दे दिए थे और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। मॉल वाले इंसिडेंट का सच सामने आ चुका था। जांग यान और उसमें शामिल बाकी लड़कों स्कूल से निकाल दिया गया था। ये मामला अब छुप नहीं सकता था। मू शॉन घर पर डरा हुआ बैठा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मू फैमिली न्यूज देख रही थी और उन्हें डर लग रहा था कि जांग यान ने किसी का मर्डर किया है। वैग जीरो ने मूशान को देखा और पूछा, श्याओ शुआन, सच सच बताओ, क्या तुम भी जांग यान के साथ थे? मू शुआन डर से पीला पड़ गया और घुटनों के बल बैठ गया। माम, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सिर्फ वहां खड़ा था। मैं उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मू शुआन और उसकी बहनों की आंखों में निराशा थी। भले ही उसने धक्का नहीं दिया था, पर चुप रहना और उन लोगों का साथ देना भी एक बहुत बड़ा जुर्म था। मू शुआन ने फैसला किया कि वो मू फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम बाहर जाकर खुद की जिंदगी जियो, अपना ध्यान रखना, उसने कहा। मू शुआन रो रो कर भीख मांग रहा था, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि मू यूवे ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। वो भले ही समझदार नहीं थी, पर उसे सही गलत का पता था। आखिरकार मू शुआन को मू फैमिली से निकाल दिया गया। जिन फैमिलीज के बच्चों ने ये सब किया था, उनका बिजनेस खराब हो गया था। उन्हें अपने किए की सजा मिल गई थी। वेन यीमो ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब कोई नफरत नहीं थी। थैंक यू मुझे इंसाफ दिलाने के लिए। अब जब उन्हें सजा मिल गई है तो मैं सुकून से जा सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जाओ, तुम्हारा अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। वो एक चमकती हुई रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। मेरे अंदर एक बहुत ही प्योर एनर्जी मेरेट आई और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ। मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई थी। मैं F क्लास का बॉस बन गया था और सबको सही रास्ते पर ला रहा था। लू चियूपिंग ने भी अपने तेवर छोड़ दिए। भले ही मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट था, पर उन्हें पता था कि मैं दिल का अच्छा हूँ। वो मेरे नखरों को बर्दाश्त कर लेते थे। ह्यूमन वर्ल्ड की लाइफ सच में बहुत अच्छी थी। जहाँ तक वांगसी सिटी के यंग मास्टर की बात है, जब मैं इस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर लूंगा, तब वहां जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लूंगा।